चारों इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये तस्वीरें इस वक्त सब देख रहे हैं। विजय जी, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि खामेनेई का जब तक अंत यूएस और इजराइल नहीं कर देता वो नहीं रुकेगा। 4 दिन तक लगातार भीषण हमला। जाहिर है, क्योंकि आप जंग देखते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में भी हो रही है और दुनिया भर में भी होती है कि किसी लीडर के घर पर अटैक, ये पहली घटना मैं देख रहा हूँ एक तरह से। तो इसका मतलब है कि ये युद्ध दूसरे स्तर पर ही शुरू हुआ है, पहले लेवल पर ही जी, पहले दिन से ही। और अभी तो बातचीत के लिए चौथे राउंड की बात अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली थी। उस बीच में युद्ध करना, हालांकि ईरान ने शुरू में कहा, आज सुबह मैं देख रहा था तो ईरान ने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि उनको डर है कि ईरान उन पर हमला करेगा। इजराइल ने कहा, हाँ, इजराइल ने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है क्योंकि उनको डर है कि ईरान कहीं हमला कर सकता है और उस वजह से उन्होंने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। लेकिन ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं है, ये तो सीधा सीधा सा हमला है, टारगेटेड है, सोच समझ कर है। और मैं देख रहा था कि सर आपका ऐसा कहना है कि शेर के सामने बकरी आ गई तो शेर ने अटैक कर दिया कि भाई मैंने प्रिवेंटिव अटैक किया, ये पे हमला कर देती तो वो है। लेकिन भारत की तरफ से मैं देख रहा हूँ, मैं तो भारत की चिंता, भारत के रेफरेंस से सब चीज़ें देखता हूँ। एमईए ने अभी वार्निंग भी दी है, अलर्ट भी दिया है कि जो हिंदुस्तानी इजराइल में रह रहे हैं वो वहाँ के सर एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, पूरा अलर्ट के तौर पर एक बड़ी खबर आपको दे दूं। आज सुबह सुबह हम ये खबर चला रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मेरे अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म हो रही है, महज 1 घंटा बाकी है। और उसके साथ साथ जो है ये हमला शुरू हो गया। और ये बड़ी खबर आपको और दे दो, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है, आमिर हतामी, ये जो ईरान के कमांडर इन चीफ हैं वो मारे गए हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर और थोड़ा कंफर्मेशन आने की, आधिकारिक पुष्टि की हम इंतजार करेंगे। लेकिन ईरान के कमांडर इन चीफ अगर इस हमले में मारे गए हैं, इसका मतलब तो ये है कि अब तो ईरान क्या करेगा, हमें ये देखना है। इजराइल को जो करना था, जो करना है, उसने तो शुरुआत कर दी है। लेकिन इसमें एक ऐड कर दूं कि ये ईरान अमेरिका, इजराइल अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज है जी। वैसे कहा जा रहा है कि ये ईरान पर इजराइल का हमला है, लेकिन ये जॉइंट एक्सरसाइज है यूएस इजराइल की। नहीं, ये तो खबर में आ गई कि अब ये जॉइंट एक्सरसाइज है। इसका मतलब अमेरिका भी इस हमले में शामिल है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े लेवल पर। दूसरी बात एक और निकल करके आई कि भाई रिजिम चेंज जो करने की बात थी कि हमको खामेनेई को खत्म करना है, हाँ। टारगेट यहीं से शुरू किया गया है, न कि मिलिट्री। लेकिन रिजिम चेंज करने का मतलब खामेनेई को खत्म करना होता लिटरली। सर एक और रिपोर्ट है, 7 मिसाइल जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास हिट हुई है। वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के कंपाउंड में 7 मिसाइल हिट हुई हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान, आयतुल्लाह खामेनेई के ठिकानों पर 7 मिसाइलें मारी गई है। इसका मतलब यही है, उन्हें रिजीम चेंज चाहिए, आयतुल्लाह खामेनेई खत्म चाहिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सरेंडर चाहिए। ये हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहा है, ये ताज़ा खबर है। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग लगातार कह रहे थे कि जिस तरह की तैनाती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो युद्ध के अलावा और कुछ नहीं। और मैंने परसों ही एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को आप यूं ही देखिए कि डेडलाइन का भी समय और थोड़ा बढ़ गया। शायद ईरान के पास थोड़ा और समय था कि कुछ और रास्ते निकाल पाता, क्योंकि जब तक वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, दुनिया भर के एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये एक तरह से स्पेस मिल गया, गुंजाइश मिल गई ईरान की, और हो सकता है कि कुछ बात नरम हो जाए। लेकिन वो शायद हो नहीं पाई क्योंकि ट्रंप पहले से तैयारी उसकी करके बैठे हुए थे। अब ये वहां के नेता विपक्ष हैं, याइर लैपिड, इनकी पोस्ट देख रहा हूं, आई वॉन्ट टू रिमाइंड अस ऑल द पीपुल ऑफ इजराइल आर स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद नीचे वो कह रहे हैं, देयर इज नो कोलिशन, नो ऑपोजिशन, ओनली वन पीपुल एंड वन आईडीएफ विद ऑल ऑफ अस बिहाइंड देम। ये इजराइल का विपक्षी नेता है जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उनके भाषण के बाद नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट करता है। तो ये जो युद्ध है, आप उस जिजीविषा को भी समझिए। और इजराइल और ईरान दोनों बहुत जिजीविषा वाले देश हैं, तो अगर उनकी ये लड़ाई आगे बढ़ रही है तो ये बहुत खतरनाक होकर जाएगी, सामान्य नहीं होने वाली। एक ईरान ऑफिशियल्स की तरफ से जो अपडेट आया है वो दर्शकों तक पहुंचा दे। जो वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं वो सुरक्षित हैं, इस इजरायली हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब, वो भी अभी सुरक्षित हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन इजराइल नहीं, इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि ये सारी की सारी इंटेलिजेंस उनको मिली कि उनके लोग यहाँ पर, ये मिनिस्टर, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, और वो स्ट्राइक उसके लिहाज से हुई क्योंकि इसके पहले भी इजराइल ने और अमेरिका ने जो ईरान के बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको निशाना लिया है। तो ये भी एक बड़ी बात है। ईरान के इस वक्त जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स पर वहां का राष्ट्रगान चल रहा है, युद्ध के गाने चल रहे हैं। इस वक्त वहां पर आप ये देखें, पूरा एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया है। और अभी अभी खबर ये आ रही है कि ईरान के इलम शहर पर भी हमला हुआ है। 30 जगहों पर हमला हुआ है। तेहरान की बात करें, चाहे हम इस्फहान शहर की बात करें, जो वहाँ का कोम शहर है, जो कि वहाँ का धार्मिक शहर है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से जमावड़ा हो रहा था कि 3 युद्धपोत अमेरिका भेजे और उसके साथ सैकड़ों वॉरशिप्स आकर के भूमध्य सागर में आकर के खड़ा हो जाए, तो इसके बाद यदि स्ट्राइक नहीं करते और डील नहीं हुआ, डील के बगैर, डील भी नहीं एक तरफ होता है और स्ट्राइक भी नहीं करते, तो ये अमेरिका के जिसके कहते हैं इमेज है, उसके इमेज पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। वो अपने घर की कंस्टिट्यूएंसी में डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो जिसको कहते हैं ना, उनका जो सोशल सपोर्ट बेस है, पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है, उसमें उनकी छवि जो है वो धूमिल हो जाती। और बार बार दुनिया में ट्रंप की जो इमेज है वो धीरे धीरे खत्म ही हो रही थी। मुझे लगता है कि यदि ईरान वॉर में ट्रंप विजयी होकर के आते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका इज्जत, उनका जो कह सकते हैं कि इज्जत थोड़ा सा उनका बढ़ जाएगा। अमेरिका के अंदर जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उनकी, वो पुनः वापस हो जाएगी। दूसरी बात, जहां तक इजराइल का सवाल है, चूंकि ईरान हमेशा ये कहता रहता है कि हमें ज्यूज नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए बयान आ गया है, ईरान के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान पर अटैक को लेकर, ये पहला बयान इस अटैक के शुरू होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमें खतरे को खत्म करना है, ईरान के खिलाफ हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब खतरा कौन है? खतरा आयतुल्लाह ख़ामेनी है? क्या राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान है? खतरा कौन? नहीं, खतरा सिर्फ आयतुल्लाह ख़ामेनी नहीं है। खतरा जो उनका विचार है वो खतरनाक है। खतरा जो है वो हिजबुल्लाह है। खतरा जो है वो हमास है। हमास और हिजबुल्लाह को पालता कौन है? हमास और हिजबुल्लाह को आर्म्स कौन सप्लाई करता है? हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग कौन देता है? हमास और हिजबुल्लाह को संरक्षण कौन देता है? तो इसमें बहुत साफ है कि ईरान उनको संरक्षण देता है। और किसके लिए संरक्षण देता है? ताकि जो ज्यूज नेशन है, इजराइल को वो पीट सके, इजराइल को वो मार सके, इजराइल को वो क्षति पहुंचा सके। तो स्वाभाविक है, चूंकि इजराइल घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्री से, तो उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि कोई भी ताकत उस रीजन में वो उभर करके नहीं आए जो उसके लिए वो एक चुनौती बन करके आए या उसके लिए खतरे होकर के आए। चुनौती तक तो चलिए एक्सेप्टेबल है या डेटरेंट कैपेसिटी तक एक्सेप्टेड है, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत खतरा, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि चारों ओर से इजराइल जो है, आप ये सोचिए ना, 32 दांत के बीच में एक जीव गिरा हुआ हो, वही स्थिति इजराइल की है। सारे ओर से, उसके चारों ओर से मुस्लिम कंट्री के बीच में जो एक जीव है वही सबसे खतरनाक है। नहीं, वो आप 32 मुल्कों के बारे में, उन मुसलमान मुल्कों के बारे में सोचें, जो इजराइल को खुद अपने लिए खतरे के तौर पर देख रही है। नहीं, क्योंकि एक बयान आ गया, फिर बयान सुना देती हूँ। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days.
In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future.
तो आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना। उन्होंने कहा कि ईरान से हमने बात करने की पूरी कोशिश की, हमने बहुत ऑफर दिए उन्हें, लेकिन उन्होंने हमारा ऑफर ठुकरा दिया और हमला करना ही हमारा अंतिम विकल्प बचा। अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि आतंक को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। उन्होंने ईरान को सबसे बड़ा आतंकी समर्थक देश कह दिया और नंबर 1, अगर हम ये कहें कि नंबर 1 आतंकी समर्थक देश अगर किसी को कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो ईरान को कहा। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि ईरान को कभी भी परमाणु संपन्न देश वो नहीं बनने देंगे। ईरान पर हमला करना ही उनका आखिरी विकल्प था। अब ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने अपना जो पिछला बयान दिया था, उन्होंने यही कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान वो जो की वर्ड्स है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद कर देंगे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर देंगे। ईरान ये लगातार कह रहा था कि हम इस पर तैयार नहीं हैं। और फिर अमेरिका को जो कटा था वो तस्वीरें दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने खतरे को खत्म करना चाह रहे हैं। ईरान हम पर अटैक करना चाह रहा था, हम ईरान को हम पर अटैक नहीं करने दे सकते और इसलिए हमने उसके ऊपर अटैक किया। हम इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं, हम आतंक को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान चुप बैठने वालों में से है? समीर जी, क्या ईरान चुप बैठेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल तय था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। जिस तरीके से उनके बीच वार्ताएं चल रही थी, और ये वार्ताएं तो एक बात चल रही थी, वार्ता के पीछे अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर रहे थे। और जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले दिनों में ईरान को चारों तरफ से घेर लिया था, सबसे बड़ा सैनिक जमावड़ा जिस तरीके से ईरान के आसपास अमेरिका ने किया था, तब यह तय था कि इतना बड़ा अगर जमावड़ा किया है तो हमला तो होगा, बस वो दिन क्या होगा यह अमेरिका और इजराइल को मिलकर तय करना है। और मुझे लग रहा है कि तमाम खुफिया जानकारी उन्होंने एकत्रित की और जब उनको लगा कि खुमैनी के खिलाफ अब हमला करने का वक्त आ गया, उसके ऑफिस में हमला करेंगे, उससे सर्वोच्च कमांडर को मारना है, खुमैनी को मारना है, तो उसी को टारगेट लेकर उन्होंने आज सुबह जो हमला किया है। ये कहा जा रहा है कि ईरान का सर्वोच्च सैनिक कमांडर इसके अंदर मारे गए और खुमैनी साहब को फिलहाल अभी सुरक्षित जगह लेके जाया गया है। लेकिन ये बता रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटने वाले, किसी भी तरीके से वो अब वहां पे जो रिजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं वो करके रहेंगे। और जो कहा जा रहा है कि भाई अभी ट्रंप साहब ने कहा कि हमने कई विकल्प और कई उपलब्ध कराए थे कि वो मान लें हमारी बात, लेकिन ईरान ने नहीं माना। तो ईरान कैसे मान सकता रहा? जो जितना उन्होंने जिक्र किया था, ईरान ने ये बात में सहमति जताई थी कि भाई हम परमाणु संपन्न नहीं बनेंगे, हमारे पास जो यूरेनियम एक्सेस में है हम वो चीन के पास या रशिया के पास रखने को तैयार है। अमेरिका चाह रहा था आप हमारे पास रखो। तो मुझे लग रहा है कि वो इस बात पर तैयार थे, लेकिन आप कहो कि आप बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं रखोगे, आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी नहीं रखोगे, तो मुझे लग रहा है कि एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ईरान अपनी सुरक्षा के लिए इससे कैसे कंप्रोमाइज करता। तो यह तय था और ईरान इस बात को जानता था कि जो प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है वो हम मान नहीं सकते और उसके आड़ में अमेरिका हम पर हमला करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि अभी तैयार हुआ है। अब देखिए 2025 से लगातार पहले इनके मेजर जनरल अली शादमानी को मार गिराया था इजराइल के सैनिकों ने, उसके बाद जनरल हुसैन सलामी को मार के गिरा दिया था इजराइल की सेना ने, उसके बाद मोहम्मद बघेरी को मार के गिराया था पिछले साल। तो लगातार इजराइल इस बात की कोशिश कर रहा था कि इनके जो मुख्य सैन्य कमांडर है, जो इनके एडवाइजर है, जो पूरी सेना को कंट्रोल करते हैं, उनको और खुमैनी को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। और मुझे लग रहा है ये टारगेट ही उन्होंने शुरुआत किया, तो सीधे खुमैनी के घर पर हमला किया, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करा। मतलब उनकी कोशिश थी कि अगर खुमैनी और सैन्य कमांडर मारे जाए तो ईरान घुटने पर आ जाएगा, ईरान आत्मसमर्पण करे, उसके बाद वहां नई सत्ता हम बिठा दे। लेकिन अभी जिस तरीके से खबर आ रही है और ईरान ने कहा है कि शुरुआत तो आपने की है, खत्म हम करेंगे। अब ईरान क्या हमला करता है, क्या ईरान के टॉप कमांडर इसके अंदर मारे गए? ईरान की तरफ से ही है। ईरान ये कह रहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम भी अटैक करेंगे। वो ये कह रहा है कि हमारे पास रॉकेट हैं जो इजराइल और अरेबियन सी में जो यूएस एसेट हैं उसकी तरफ टारगेट हमने लॉक कर दिया है। और ईरान के पास ऐसा तो नहीं है विजय जी कि वो अकेले खड़ा है। ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास चाइनीज सैटेलाइट का सपोर्ट है, हमारे पास रशियन वॉर रूम का सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है। और ईरान वैसे भी कोई कमजोर देशों में से नहीं है। ईरान को जिस तरह से अमेरिका इतने दिनों तक टालता रहा था बातचीत के बहाने से भी, वो जानता था कि ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है और वहाँ पर जो हमला है उसका मतलब ये भी होगा कि रूस और चीन को साथ खड़े करना ईरान के। और ईरान ने कहा ही है कि आपने युद्ध भले ही शुरू किया हो, ख़त्म हम करेंगे। तो इतना आसान नहीं है, ये जंग बहुत आगे तक बढ़ सकती है। अब कैसे ट्रंप करेंगे नहीं करेंगे,
अभी समीर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी कंट्री इस तरह से कैसे मान जाएगा, जबकि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट था उस पर तो ईरान करीब करीब मान ही गया था। लेकिन इससे तय है कि भाई ट्रंप साहब को तो तय था कि उस पर हमला करना है, उनको जच गई ये बात, तो इसमें आप कोई भी एक्सक्यूज आप ले सकते हैं उस पर। सर, ईरान ने रिस्पॉन्स ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो खत्म अल तूफान, तो वो तो खत्म अल तूफान ईरान जो है अपने ऑपरेशन, अपने रिस्पॉन्स ऑपरेशन को नाम दे रहा है, चुनौती दे रहा है। बिल्कुल करना ही चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि ईरान को तो यदि अब अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो जिस प्रकार का वो दावा, खुद को बचाना है पहले तो, प्रतिष्ठा और अस्तित्व दोनों यदि बचानी है तो उसको तो ये करना ही पड़ेगा, उसको अटैक काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि चाहे जितना अमेरिकन को आप कह लें, लेकिन यदि उस रीजन में यदि कोई बम बनाने की, न्यूक्लियर बम बनाने की बात करता है, और ये भी हम जानते हैं कि टेररिज्म को, इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करने में ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये वैश्विक शांति के लिए खतरा जरूर है। बाकी जगह न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा है, रसिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया है, लेकिन वो कम से कम एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में नहीं हुआ है। चाहे वो चाइना के पास है या भारत के पास है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में शामिल नहीं है। और कोई भी एक कंट्री, जितने भी कंट्री जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो करीब रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूरेनियम को इनरिच करके दिए, न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और ईरान ये दोनों अलग पड़ जाते हैं। इनके हाथ में न्यूक्लियर बम जाने का मतलब है कि कभी भी किसी भी समय ये एक्सट्रीमिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कई है। पाकिस्तान के लिए है कि वो भारत के अस्तित्व को नहीं देखना चाहता है, ईरान और अरब के कंट्री हैं वो इजराइल के अस्तित्व को आज के दिन में नहीं देखना चाहते हैं। अब उसके कुछ अपवाद हो गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका या इजराइल यदि इस प्रकार की मंशा रखता है कि हम इसको नहीं बनाने देंगे, इसमें निश्चित तौर पर ये अपने ताकत का प्रदर्शन है। क्योंकि यदि हम देखें, समता का आधार देखें तो सबको अधिकार है। जो अमेरिका को अधिकार है वो ईरान को भी अधिकार है, इराक को भी अधिकार है। लेकिन दुनिया तो ऐसे चलती नहीं है विजय जी, दुनिया तो ऐसे ही चलती है कि जिसे कहते हैं ना, ठहराज इसमें उसकी भेस, ठहराज इसमें जितना बल है। नहीं तो क्या कारण है? आप देखिए कि यदि पाकिस्तान यदि अमेरिका के पाले में नहीं खड़ा हुआ होता, तो पाकिस्तान तो सबसे बड़ा टेररिज्म का स्पॉन्सर कंट्री है, तो अमेरिका को तो सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करेगा। हाँ, चीन का सैटेलाइट समर्थन जरूर रहेगा, बाकी समर्थन आर्म्स और अपने एम्युनिशन ये भी सप्लाई करेगा, और चीन जरूर चाहेगा कि अमेरिका भी इस युद्ध में उतना ही थक जाए जितना यूक्रेन के युद्ध में जो है जंग में शामिल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि चीन को जंग में शामिल होगा। नहीं, शामिल नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जैसे रसिया में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन उस आर्म्स एंड एम्युनिशन भी सप्लाई कर रहा है। सर, सारी चीजें हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि तेहरान में अभी हमले रुके नहीं हैं, हमले लगातार हो रहे हैं, और जो तस्वीरें लगातार इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, एक जैसे ये तस्वीर आप देखेंगे जहां पर एक टावर दिखाई दे रहा है, तेहरान का मिलाद टावर जिस तस्वीर में नजर आ रहा है, जरा मैं कहूंगी हमारे टीम से वो तस्वीर भी जरा दर्शकों के सामने रखें। मिलाद टावर भी जो है वो ईरान का बड़ा मशहूर टावर में से एक है, जहां पर यह अटैक किया गया उसके पास से ही ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि जितना भी अटैक है, प्रिसाइज अटैक है, सोच समझकर अटैक किया गया, तभी चाहे वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हो, चाहे वो अयातुल्लाह खामेनी का दफ्तर हो, चाहे पेज़ेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनका आवास हो, पूरा सोच समझकर ये किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी यही बता रहा है कि हम बात करना चाहते हैं। 3 राउंड की वार्ता हो गई, और ये भी बड़ा दिलचस्प है हर्षवर्धन जी, अभी थोड़े दिन पहले ही बमुश्किल 24-36 घंटे हुए हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका में थे, वो ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है अमेरिका ईरान के बीच में, लग रहा है बहुत जल्दी कोई हल निकल आएगा। ये जितनी भी बातें चल रही थी केवल ये दुनिया को दिखाने के लिए वो टाइम गेन कर रहे थे कि तब तक वो अपना बिल्टअप इतना स्ट्रांग कर दें कि उसके बाद ईरान को सांस लेने का मौका ना मिले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और अभी भी तेहरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जब 3 दिन पहले अमेरिका की तरफ से प्रपोजल दिया गया तो उसमें जो एक लाइन थी जिससे शुरू किया गया और कहा गया कि ये नॉन निगोशिएबल है कि एनरिच्ड यूरेनियम हो ही नहीं सकता है। मतलब उसमें 40%, 60%, 80-90% वो अलग चीज है, यानी परमाणु बम बनाने की क्षमता तक अलग चीज है। वो कहे कि आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम हो ही नहीं सकता है।
और ये पहली शर्त थी, दूसरा अंडरग्राउंड नहीं, दूसरा अंडरग्राउंड में। और उसके बाद 20 ऐसी शर्तें थी जो ईरान को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं थी। अमेरिका टाइम बाय नहीं कर रहा था। टाइम बाय करने की एक जो कहें कि रणनीति थी वो ईरान की भी थी, क्योंकि पिछली बार उसको ये समझ में आया कि हम तो पूरी तरह से ओपन हैं, हमारे तीनों जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो पूरी तरह से खुले हुए इनकी नजर में हैं। और जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे थे कि अब तक अमेरिका ने और जो बची खुची थी वो भी जानकारी कर ली है। अब क्या ईरान ने वो तैयारी की? क्या ईरान वो तैयारी कर पाया है? और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर ईरान सिर्फ अपने को बचाने पर लगा रहेगा तो फिर आप कुछ बहुत मतलब इसको कहते हैं कोई बदलाव होता हुआ नहीं देखेंगे। जैसे उसके B-2 बॉम्बर उड़े थे और सीधे जाकर हमला किया, वापस चले आए, ट्रंप ने बताया और अपनी पीठ थपथपाई। अगर ईरान जो हमला है वो भी कुछ कर पाए, जो इनकी जो बेसेज हैं, जो इन्होंने नई तैनाती की है उस पर कुछ हमले कर पाए, जो ईरान के अगल बगल के देशों में जो इसको मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स का बेस है, नेवी का बेस है, वहां हमले कर पाए अमेरिका के, तब शायद अमेरिका को कुछ एहसास होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में बहुत कुछ, एक हम देखेंगे जरूर कि कुछ थोड़ा बहुत हुआ और कुछ मिसाइलें इजराइल पर गिर गई, 2-3 घंटे के लिए कुछ वहां जनजीवन रुक गया। इससे ज्यादा कुछ होता हुआ जो अभी तक की रिपोर्ट है वो नहीं दिखा रही है। सवाल यह है क्या ईरान ऐसा कोई प्रिसीजन के साथ कोई हमला कर पाएगा जैसा इजराइल और अमेरिका करते हैं? मूल सवाल यही है। इजराइल की जो मिसाइल पावर है वो बहुत शानदार है, जबरदस्त है। और ईरान जो है अमेरिका के बेसिस पे तो करेगा बाद में, लेकिन पहले वो इजराइल पे जरूर इसका टारगेट जो है वो जरूर करेगा। और मिसाइल को लेकर ही, ईरान की मिसाइल पावर को लेकर ही इजराइल थोड़ा सा, और अमेरिका भी उस बात को ध्यान में रख रहा है कि वो जब मिसाइल अटैक पर आएगा तो वो किस तरह से करेगा। इजराइल की बहुत सैन्य ताकत है, इसमें तो कोई वो नहीं है, शक नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी मुश्किल होगी। और मुझे नहीं लगता कि वो यूएस बेस पर अटैक करने से पहले इजराइल के जो अटैक सीधा क्योंकि वो एक करीब भी है उसके, वहां अटैक करने की एक्सरसाइज होगी। हम देखते हैं आज रात तक क्या हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है ये मामला। एक मैसेज और सर्कुलेट हुआ है। इजराइल मोसाद हैज रिलीज्ड अ कॉल टू इरानियंस, रिटर्न ईरान टू इट्स ग्लोरियस डेज। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये कह रही है कि ईरान को उसके वापस से सुनहरे दिनों में लेकर आना है। और पर्शियन लैंग्वेज में ये मैसेज सर्कुलेट किया और ईरानी भाइयों बहनों करके ये मैसेज सर्कुलेट किया गया। मैं वो पूरा मैसेज आपके सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा, आर इरानियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। मेरे ईरानी भाइयों बहनों, आप अकेले नहीं हैं। मोसाद ये कह रहा है, वी हैव लॉन्च्ड अ हाईली सिक्योर एंड डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल स्पेशली फॉर यू। हमने एक बहुत ही उच्च स्तरीय सुरक्षित टेलीग्राम चैनल केवल आप ईरानी भाइयों बहनों के लिए जारी किया है। टुगेदर वी विल रिटर्न ईरान टू इट्स ग्लोरियस डेज। हम साथ मिलकर, यानी कौन? इजराइल और ईरान के वो लोग जो आयतुल्लाह खामेनी सरकार के खिलाफ बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, कई लोगों की हत्या भी की गई, कई लोगों के ऊपर फांसी की तलवार भी लटक रही थी, उन लोगों के लिए कॉल है कि एक तरफ देखिए बाहर से हमला हो रहा है, दूसरी तरफ अंदर ऐसा माहौल रागी जी तैयार कर दिया जाए एक बार फिर से आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ। लेकिन इस वक्त तो ईरानी चैनल्स पर युद्ध का बिगुल बज रहा है, वहां पे गाने बज रहे हैं कि आप जो है ईरानी लोगों को एक बार फिर से एकजुट करने, आयतुल्लाह के पीछे लाकर खड़ा करते, खामेनी की ताकत के पीछे लाकर खड़ा करते, रमजान का मौका चल रहा है, उस धर्म के बैनर तले लाकर खड़ा करते। देखिए, जो लोग सड़कों पर उतरे थे, जो 1 महीना के लगभग आसपास सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी अच्छी तरीके से जान रहे थे कि जो है यहाँ के मुखिया जो हैं वो धर्म के उपदेशक भी हैं। और आयतुल्लाह खुमैनी के बाद जो है जब इन्होंने सत्ता संभाली तो ईरान को उसी तरीके से रेडिकलाइज करने की भी कोशिश की। इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर उतरे, तो इसलिए उतरे क्योंकि वो आज की दुनिया में दुनिया को भी देख रहे हैं। आज की दुनिया में वो दिख रहा है कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है, यूएई बगल में क्या हो रहा है, अमेरिका में भी मुसलमान रह रहे हैं तो वो किस प्रकार से जीवन के जी रहे हैं, लंदन के मुसलमान कैसे जीवन जी रहे हैं, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कैसे जी रहे हैं, तो सबसे वो कनेक्टेड है। वैसे में जब उनको कहा जाता है कि हर समय तुम बुर्का पहन करके निकलो और घरों में ये करो, तो फिर वो अपने आप को सफोकेटेड महसूस करते हैं और लगता है कि एक रेजिमेंटेड स्टेट में हम रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रदर्शन में आया। अभी 4 दिन पहले की खबर थी कि वो फिर से लोग सड़कों पर आकर के उतर आए हैं। तो गाने बजाने दीजिए, यदि अमेरिका इस दृष्टि से कि वहां पर उसको कब्जा करके अमेरिका यदि सिविल
सिविल जिस सोसाइटी को या सिविल एस्टेब्लिशमेंट को यदि टारगेट करता है, नागरिकों की हत्या होती है, तब बेशक ये लोग आकर के सड़कों पर उतरने से हट जाएंगे और खामनेई के साथ वो आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि अमेरिका सिर्फ प्रेजेंट रेजिम को टारगेट करती है, उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती है, तो मुझे लगता है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन प्राप्त होगा कि कम से कम ये रेजिम यहां से जाए। ये रेजिम जो है वो पिछले 50 साल से जो है वो हमारे ऊपर जो है वो एक रेजिमेंटेड शासन हमारे ऊपर कर रहा है, जो हमारी स्वतंत्रता में बाधा है, हमारी प्राइवेट जिंदगी जीना, हमारी जिंदगी जो है एक प्रकार के जेल की तरह सिंकचों में बंधी हुई है। हम स्वतंत्र रूप से नहीं जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है निजी स्वतंत्रता जो है वो मायने रखती है, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो मायने रखती है, लेकिन इस प्रकार के अधिकार यदि आप नागरिकों को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उत्पीड़न में महसूस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रंप के ये अमेरिका और इजराइल के इस संयुक्त जो मिलिट्री अटैक है उसके कारण थोड़ी बहुत सहानुभूति निकल सकती है, लेकिन बाई एंड लार्ज मुझे लगता है कि जो लोग सड़कों पर 1 महीना पहले आए थे वो ट्रंप के साथ खड़े रहे। देखिए ये सर एक खबर मैं इसलिए दे दूं क्योंकि जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग छिड़ गई है, हम लगातार इस टारगेटेड अटैक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कुछ अलग ही रंग में दिखाई दे रही है। मैं अभी कांग्रेस के मीडिया हैंडल देख रही हूं, उसमें कह रहे मोदी फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू हैज नाउ लॉन्च्ड एन अटैक ऑन इंडियाज ओल्ड फ्रेंड ईरान। ये बात सही है कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे हैं, भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन भारत के 2 मित्र देश आपस में खुद रिश्ते कैसे रख रहे हैं, इसमें भारत का क्या रोल, इसमें मोदी जी का क्या रोल? नहीं, आगे का मैं पढ़ देती हूं। ये कह रहे हैं दिस कम्स barely 2 days आफ्टर मोदी रिटर्न। केवल 2 ही दिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटे हुए और तब ये हमला हो गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता थी? क्या कोई बता के हमला करता है समीर जी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू ये बताएंगे मैं ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा हूं? आपकी क्या राय है? समीर जी बोले उससे बस एक लाइन, 1971 में पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा था या भारत के साथ खड़ा था? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो अभी 2 दिन पहले ही गए थे 2 दिन की यात्रा पे, और अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो आपस में तनाव था उसके पहले ही वो चरम पर पहुंच चुका था और अमेरिका ने पहले ही इसकी घेराबंदी कर दी थी। लेकिन इजराइल ने आज जो कहा है कि भाई वो ग्लोरियस डे वापस लेके आना है ईरान के, यही बात तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में कही थी कि तालिबान को खत्म करना और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार लेकर आना है, किया। और उसके बाद फिर अमेरिका जब तालिबान लौट कर आया तो अमेरिका ने अपने टैंक छोड़ के भाग गया अफगानिस्तान से और फिर तालिबान का राज आ गया। तो वहाँ क्या अमेरिका सक्सेसफुल रहा लोकतंत्र लाने के लिए या वहाँ पर के लोगों की इच्छाओं का? अमेरिका का अपना इतिहास बता दे कि अमेरिका ने कब किस देश पर हमला करा और कहाँ वहाँ पर उन्होंने बहुत ग्लोरियस डे वापस लेकर आया जिस भी देश पर हमला किया। जहां पर भी हमला उसके बाद वहां पर अराजकता आती है। अभी भी ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में जो बगरहर, क्या नाम है उसका? बगराम जो हमने बनाया उससे जब तक हम वापस नहीं लेंगे वो तो हमें लौटाना पड़ेगा। तो वो तो अभी पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है। कल ट्रम्प ने कहा है कि बहुत अच्छे मेरे मित्र है और बहुत अच्छे शानदार सेना प्रमुख है। आपको दे दे, ईरान के एक और शहर पर हमला हुआ है, ईरान के बुशहर में मिसाइल अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे दे, ईरान के बुशहर में ही रूस का न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर यह हमला हुआ। एग्जैक्टली उसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ या उसके आसपास यह हमला हुआ, अभी थोड़ी सी और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इस पर आनी बाकी है, लेकिन ये उसी शहर में हमला हुआ जहां पर रूस का न्यूक्लियर प्लांट है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब इजराइल अटैक कर रहा है, मतलब चुन चुनकर इनके जो प्लांट को कर रहा है, सेना मुख्यालय को कर रहा है, वहाँ के जो टॉप डिसीजन मेकर लीडर्स है उनको टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब ईरान कैसा उसको रिएक्ट करेगा, वो कैसे हमला करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इतना लंबा समय हो गया, अभी तक ईरान की तरफ से खबर नहीं आई कि ईरान ने कोई मिसाइल अटैक इजराइल पर कराए या आसपास जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने वहां पर हमला किया है। मुझे लग रहा है कि इतना अचानक हुआ या इस तरीके से हुआ है कि ईरान को फिलहाल मुझे लगता है अभी समझने के लिए वक्त लगेगा। हो सकता है उनके जो इजराइल दावा कर रहा है कि सैन्य कमांडर, जो सर्वोच्च सैन्य कमांडर, उसको मार के गिरा दिया गया है, तो हो सकता है वो मारे गए हो और ईरान को थोड़ा समय लग रहा हो इसको समझने के लिए। अब ईरान कब हमला करता है, क्या वो अमेरिका के ठिकानों पर पहले हमला करेगा या इजराइल पे? पिछली बार जैसे उसने इकट्ठे 1 से 2000 मिसाइलें टारगेट की थी, जिसको इजराइल रोकने में सफल नहीं रहा था। कई जगहों पर मिसाइलें गिरी थी, आयरन डोम रोक नहीं पाया था। तो क्या उस तैयारी से करने की कोशिश कर रहा है या पहले अपने आप को संभाल कर फिर हमला करेगा? देखने वाली बात होगी। और इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर ईरान को संभलने का मौका दिया तो वो दुगनी ताकत से इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल का यही डर है कि वो ज्यादा
पास इजराइल में कह अमेरिका रहा नहीं है, तो मुझे लग रहा है वो ईरान को संभलने का मौका नहीं देंगे। सर वो तो इजराइल पहले ही कह रहा है कि हम 4 दिन तक लगातार अटैक करेंगे, और बुशहर में जो मिसाइल अटैक हुआ है उसकी ये तस्वीर पहली तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये जो बुशहर शहर है ना, यहाँ पर इसका नेवल फ्लीट भी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये कहा जाता है कि ये पर्शियन गल्फ के पास है। तो हो सकता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि ये अभी टारगेट जो है इजराइल और अमेरिका का इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर एयरफोर्स का भी स्टेशन है, नेवी का भी बेस है और आर्मी का भी है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही इन लोगों ने टारगेट किया होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने का मतलब है कि उससे रेडिएशन का खतरा होगा और फिर वो बाकी लोगों को भी वो खतरे में डालेगा। तो ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के एक और शहर बुशहर पर यह हमला हुआ है और जहां पर ये मिसाइल अटैक हुआ है, बताया जा रहा है, जो अभी संगीत रागी जी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है यहाँ पर, लेकिन ये तय है कि इजराइल फुल फ्लेजेड वॉर चाहता है ईरान के खिलाफ, यूएस फुल फ्लेजेड वॉर चाहता है ईरान के खिलाफ, और जब तक कि वहां पर अयातुल्ला खामेनेई का शासन खत्म नहीं हो जाता, जब तक वहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं हो जाते, तब तक ना इजराइल रुकने वाला है ना अमेरिका रुकने वाला है। ये तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं। ये लगातार ऑपरेशन चलता रहेगा, एक के बाद एक इस तरीके के अटैक चलते रहेंगे। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और आपको, ये जो यहाँ भारत में इस वक्त चल रहा है वो भी आपको दे दूं। अब कांग्रेस पार्टी हर्षवर्धन जी क्या चाहती है, वो ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे थे, उन्होंने इस जंग को डीएस्केलेट कराने के लिए क्यों नहीं कुछ किया। अच्छा, पहले ये बड़ी खबर आपको दे दें, थोड़ी देर में हम भीषण जवाब देंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरानी संसद के स्पीकर का ये बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर आपको दे दें, थोड़ी देर में हम भीषण जवाब देंगे। ये जवाब कहाँ होगा? क्या ये इजराइल पर अटैक होगा? बंदर अब्बास पोर्ट पर मिसाइल से अटैक हुआ है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर ये हमला हुआ है। अब जवाब क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितना भीषण होगा? यूएस के एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमला होगा जो अरेबियन सी में है हर्षवर्धन जी, या फिर ये इजराइल पर सीधा अटैक होगा, तेल अवीव पर अटैक होगा? निश्चित तौर पर अभी तो हमला इजराइल पर होगा, लेकिन अगर अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाने की क्षमता या साहस ईरान में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद जिसको हम लोग देख रहे थे कि वो होता नहीं दिख रहा है, और ट्रंप कई बार अनप्रिडिक्टेबल हैं। अब अगर उसको चेन जरा जोड़िए तो समझ में आता है। जब ईरान में रेवोल्यूशन जैसा हो गया था, लोग सड़कों पर निकल आए थे, हजारों लोग मर गए थे, तो ट्रंप कह रहे थे कि बस मदद आ रही है, बस आने ही वाली है। तो उस वक्त हम लोग कह रहे थे कि मदद आने ही रही है, आप ईरान के लोगों को सड़क पर निकाल दे रहे हो, और उसके बाद ईरान के लोग फिर से घरों में चले गए। अब ये लगता है कि शायद उसी का ये मतलब कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। ये जो हमला है, इस बार ये कोशिश होगी कि इस हमले के जरिए उनका पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, और ईरान के भीतर न सिर्फ उनके कमांडर माने जाए, खामेनेई को पकड़ने की कोशिश होगी, और साथ में जो अमेरिका के समर्थक कह लें या ईरान के समर्थक कह लें या ईरान में खामेनेई के शासन से त्रस्त लोग कह लें, उनकी एक रेवोल्यूशन होगी, उनकी एक क्रांति होगी, और उनको अमेरिका समर्थन देने जा रहा होगा। शायद कुछ इस तरह की तैयारी होगी जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो पवन खेड़ा जी का भी मैंने पोस्ट पढ़ा और कांग्रेस के नेताओं का पढ़ा, कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भारत की जो भूमिका है, नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है, वो खुद इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कांग्रेस मान रही है, कांग्रेस मान रही है कि नरेंद्र मोदी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि रशिया यूक्रेन उनको रुकवाना था, क्यों नहीं रुकवाया, अब वो गए तो क्यों नहीं रोक लिया नेतन्याहू को। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी और भारत की वो भूमिका है जो दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में मध्यस्थ के तौर पर या कहें कि थोड़ा कूल डाउन करने के तौर पर उनकी वो भूमिका हो सकती है, और ये भूमिका दुनिया के किसी देश की नहीं, तो बहुत अच्छा है। एक बड़ी खबर आपको और दे दें, जो अभी अभी इजराइल की तरफ से बयान आया है, इजराइल मीडिया के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ईरान पर अभी और हमला करेगा इजराइल। कई दिनों तक ईरान पर हमला करेगा अमेरिका, ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी है, और 4 दिन तक तो ये कॉन्टिन्यूअस अटैक होंगे, ये इजराइल बोल रहा है और अमेरिका भी ये कह रहा है। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान के शासक हो, ईरान की सेना हो, उनकी जो हथियार हैं
उनकी जो न्यूक्लियर पावर है वो जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। ईरान ने पलटवार किया है। हमले के बाद ईरान का भी बयान सामने आया। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की है, उसे खत्म ईरान करेगा। ये जंग अगर यहां से और एस्केलेट होती है, जो कि दिखाई दे रही है विजय जी, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन पैदा करेगी? इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन स्थितियां बहुत खराब है, गंभीर है। और ईरान के साथ जंग शुरू करने का मतलब यह है कि आप बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। और वहां पर दो बड़े ताकतवर सैन्य देश, इजराइल छोटा देश हो लेकिन पावर, सामरिक पावर में बहुत ताकतवर है, और अमेरिका तो है ही। तेल में आग लगेगी बोला। तो तेल में आग लगेगी जैसा हाल है। और ईरान हर तरह से ताकतवर सर, आईडीएफ की एक रिपोर्ट है, मैं जरा ये रिपोर्ट पढ़ दूं। इजराइल डिफेंस फोर्स ये कह रहा है, शॉर्ट व्हाइल अगो आईडीएफ आइडेंटिफाइड मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजराइल, यानी कि ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। डिफेंसिव सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग टू इंटरसेप्ट द थ्रेट इन पास्ट फ्यू मिनट्स। द होम फ्रंट कमांड हैज सेंट अ प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव डायरेक्टली टू मोबाइल फोन इन द रिलेवेंट एरियाज। हालांकि वो इलाके कौन कौन से हैं अभी इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। हमारी सहयोगी प्राची इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गई है। प्राची, बताएं कहां पर ये मिसाइलें दागी गई हैं, कहां इंटरसेप्ट की गई हैं ये? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी तक ईरान सिर्फ ये कह रहा था कि हम पलटवार करेंगे, सबसे घातक पलटवार करेंगे, और अब ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। अभी तक की जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक 30 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की तरफ से, इजराइल पर दागी गई हैं ईरान की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च टुवर्ड इजराइल, यानी कि इजराइल की तरफ 30 मिसाइलें जो हैं वो ईरान की तरफ से दागी गई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ ने यह भी कहा है कि हमने जो इजराइल की तरफ मिसाइलें आई थी उनको हमने डिटेक्ट कर लिया है, यानी हमने उनको रोक लिया है। यानी इजराइल पहले से ही पूरी तैयारी करके बैठा है। इजराइल ये जानता है कि ईरान पलटवार करेगा, इसीलिए पहले से अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। पहले से ही इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, युद्ध सायरन बजाए जा रहे थे, लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा था। और अब जब ईरान ने यह हमला किया है, ये पहला हमला ईरान ने अब किया है। सुबह से लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन ये पहला हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। 30 मिसाइलों से हमला किया गया है और आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि हमने जितनी मिसाइल्स इजराइल की तरफ ईरान ने लॉन्च की थी उनको डिटेक्ट कर लिया है। प्राची, आप बनी रहे हमारे साथ। आईआरजीसी जो कि ईरान की फोर्स है, आईआरजीसी क्या कह रही है? ईरान विल रिस्पॉन्ड टू द अटैक ऑन इट्स टेरिटरी। ईरान की धरती पर जो अटैक इजराइल ने किया है उसका वो जवाब देगी विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। इस बयान के साथ साथ आप ये खबर देख रहे हैं जो हमारी सहयोगी बता रही हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ये कह रही है कि इजराइल की तरफ 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागी गई हैं। हालांकि वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जो नक्शा है, अगर वो नक्शा आप प्राची दिखा सके, ये नक्शा सामने आ चुका है। ये इस वक्त इजराइल में जहां जहां ये मिसाइलें दागी गई हैं उसे इंटरसेप्ट किया गया है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये जंग एक तरफा नहीं है, ये जंग दो तरफा नजर आ रही है। ईरान लॉन्च्ड एटलीस्ट 30 मिसाइल्स ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। 30 जगहों पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। ये जानकारी अभी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। जी प्राची, ईरान का जवाबी हमला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ईरान का जवाबी हमला शुरू हो चुका है और जो आईडीएफ की तरफ से बताया जा रहा है, सायरन्स वर साउंडेड इन सेवरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री फॉलोइंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजराइल। यानी कि इजराइल की तरफ जितनी भी मिसाइलें ईरान की तरफ से लॉन्च की गई हैं, अलग अलग जगहों पर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो सायरन है वो बजाए जा रहे हैं। एट दिस टाइम द आईएफ इज ऑपरेटिंग टू इंटरसेप्ट एंड स्ट्राइक थ्रेट्स वर नेसेसरी टू रिमूव द थ्रेट। यानी कि अभी उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इजराइल को कम से कम नुकसान हो। ये सारी बातें आईडीएफ की तरफ से लगातार बताई जा रही हैं। इससे पहले भी आईडीएफ ने यही दावा किया है कि जो मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल के लिए लॉन्च की गई थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। डिफेंसिव सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग टू इंटरसेप्ट द थ्रेट, यानी कि जो खतरा है उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश डिफेंसिव सिस्टम्स कर रहे हैं। इन द पास्ट फ्यू मिनट्स द होम फ्रंट कमांड हैज सेंट अ
प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स इन द रेलेवेंट एरियाज, यानी कि जिन जिन एरियाज में हमला करने की कोशिश की गई है वहां पर प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव जो है वो भेज दिए गए हैं मोबाइल फोन्स पर। लोगों को पहले ही ये बता दिया गया था कि ईरान की तरफ से हमला हो सकता है, इजराइल ने पहले ही तैयारी कर ली थी और इसीलिए जो उनके डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, आयरन डोम काम कर रहे हैं और आईडीएफ की तरफ से दावा लगातार किया जा रहा है कि हमने उन मिसाइल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ भेजी गई थी। डिफेंसिव सिस्टम जो है वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और जो थ्रेट है यानी कि जो खतरा है उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको और दे दें, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाफ सलाम, वो ये कह रहे हैं कि we will not allow anyone to drag Lebanon into adventure that threaten its security and unity। वो पहले अपने आप को इस पूरी परिस्थिति से अलग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि लेबनान की सुरक्षा में कहीं पर भी कोई संकट पैदा हो। इस बीच जो बड़ी खबर आईडीएफ के हवाले से आपको दे रहे हैं, वहाँ पर तमाम लोगों को कहा गया है कि वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाएं। इजरायलीज ऑर्डर टू द पीपल टू गेट इनसाइड द बॉम्ब शेल्टर्स। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो लगातार 30 जगहों पर ईरानी अटैक की हम खबर आपको बता रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं लेकिन इजराइल का आयरन डोम एक्टिव कर दिया गया है और अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। ये पहला वेव है इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो इजराइल की तरफ लॉन्च किया गया है। 30 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसे फायर किए गए हैं। इस वक्त पूरे इजराइल में लगातार युद्ध का सायरन बज रहा है और अगर ईरान की भी हम बात करें तो ईरान में भी इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है। ये ईरान का पहला जवाबी हमला है। बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, वो अलग बात है, अभी तक इससे हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। इजराइल ने इसे इंटरसेप्ट किया है और इसे न्यूट्रलाइज किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है। इजराइल का तो कह रहे हैं जो आयरन डोम है और वो पूरा का पूरा सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का हमला है वो भी एक मजबूत रास्ता वो ईरान किस तरह से करता है और कितना उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है इजराइल, वो इम्पॉर्टेंट बात है। और फिर रशिया और चाइना कैसे उस डिफेंस सिस्टम को या स्ट्रेटेजिक तरीके से सपोर्ट करते हैं वो होगा। अभी तो शुरुआत हुई, आज तो सुबह हुई ईरान की, जब हमले के साथ हुई है। ये सुबह सुबह की बात है कि जब ये हमला हुआ है इजराइल। लेकिन एक चीज तो निकल करके आया कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो है वो फिर फुस साबित हुआ है ईरान में। जो चाइना का डिफेंस सिस्टम लेकर के सर एक रिसेंट विजुअल है, ये जरा एक बार हम दर्शकों के सामने रखते हैं। तो साइरेंस, ये इजराइल की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, वहां लगातार ये सायरन बज रहा है। ये जो सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, ये सायरन की आवाज इस वक्त केवल इजराइल में नहीं ईरान में भी बज रहे हैं। इस वक्त ईरान की तरफ से जो इजराइल पर अटैक किया गया है, उत्तरी इजराइल पर ये अटैक हुआ है, आयरन डोम उनका एक्टिव हो चुका है। लेबनान तो बहुत नजदीक पड़ जाता है ना इजराइल से, तो इजराइल तो जब इच्छा करता है तब लेबनान में मिसाइल मार देता है। तो लेबनान हालांकि हिजबुल्लाह को पालने पोसने और बड़ा करने में लेबनान बहुत बड़ा उसका रोल है, लेकिन लेबनान या बाकी और कंट्री जो है इसमें नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका भी साथ में खड़ा है वहाँ पे। यदि सिर्फ इजराइल के साथ यदि युद्ध होता तो हो सकता था कि लेबनान उसमें आता, लेकिन चूंकि अमेरिकन इसमें शामिल है तो अब देखना है। बड़ा मिसाइलें दागी गई हैं उसकी ये कुछ तस्वीरें देखिए, इसलिए क्योंकि 1000 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर हो जाता है ईरान और जो इजराइल, इसका डिस्टेंस जो होता है वो 1300 किलोमीटर है। तो इजराइल को अपने आयरन डोम को एक्टिव करने में नेतन्याहू का बयान आया है। नेतन्याहू का बयान हम दर्शकों के सामने पढ़ते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिटीजंस ऑफ इजराइल, अ शॉर्ट व्हाइल अगो इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू रिमूव द एक्सिस्टेंशियल threat posed by terrorist regime in Iran.
यानी कि ईरान की जो आतंकवादी रिजीम है उसके खिलाफ इजराइल ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आई थैंक आवर ग्रेट फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज हिस्टोरिक लीडरशिप। डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। For 47 years, Ayatollah regime has called death to Israel, death to America. ये बात सही है, अयातुल्लाह ख़ामेनेई डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका की बात करते रहे हैं और पिछले 47 सालों से उनका शासन ईरान में चल रहा है। इसने जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, इट हैज शेड आवर ब्लड, मर्डर्ड मेनी अमेरिकन्स एंड स्लॉटर्ड इट्स ओन पीपल। ना सिर्फ अमेरिकियों को उन्होंने मारा, उन्होंने अपने लोगों का भी खून बहाया है। दिस मर्डरस टेररिस्ट regime must not be allowed to arm itself with nuclear weapon। वे कह रहे हैं कि ऐसे आतंकी रिजीम को न्यूक्लियर समर्थ बनने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे रोकने के लिए जो बन पड़ेगा, जो ताकत लगानी पड़ेगी, वो इजराइल लगाएगा, वो अमेरिका लगाएगा। हम उन्हें मानवता को चुनौती नहीं देने देंगे। द टाइम हैज कम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ ईरान, पर्शियन, कुर्द्स, अजरबैजान, बलोच। उन्होंने कहा कि अगर शांति की स्थापना चाहते हैं तो इस ईवल एम्पायर, इस ईवल लीडरशिप के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। ये अभी बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो मैंने आपके सामने पढ़ा। ये एक तरीके से ये तो शुरुआत से कह रहा है, ये शुरुआत से कह रहा है, इजराइल का हमेशा से कहना है कि एक ऐसा ईविल एम्पायर है जो अमेरिका को नापसंद करता है, जो यहूदियों को नापसंद करता है, जो नहीं चाहता कि यहूदियों का कोई अस्तित्व भी हो। इसलिए इजराइल ये अटैक कर रहा है। वो ऐसे देश के हाथों में न्यूक्लियर पावर नहीं जाने दे सकता। नेतन्याहू ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसमें वो ईरान के साथ एक पाकिस्तान का नाम भी जोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक आतंकवादी देश है, उसके पास भी परमाणु शक्ति है और वो हमेशा से भारत के लिए खतरा रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान के लिए चाहते हैं वो पाकिस्तान के लिए भी उनको कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता रहता है, हमेशा आतंकवादी भारत में भेजता रहा है। और भारत के लिए सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान भी जो है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए थी। ट्रंप साहब को समझनी चाहिए ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, यह तय है कि वो कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं करेंगे, वो पूरी तैयारी से कम रहे और जब तक वो ख़ामेनेई की सरकार को खत्म नहीं करेंगे वहां से वो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू, प्राची ये कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं, टुगेदर वी विल स्टैंड, टुगेदर वी विल फाइट एंड टुगेदर वी विल इंश्योर द इटर्निटी ऑफ इजराइल की रक्षा के लिए, ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए हम एक साथ लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये रिजीम खत्म नहीं हो जाती, आयतुल्लाह ख़ामेनेई खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। प्राची तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये अटैक क्यों किया है, ये अटैक किसके लिए किया है और कैसे वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ईरान भी अब लगातार हमलों का जो जवाब है वो दे रहा है। ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ये जो हमला है वो और ज्यादा घातक होगा। ईरान इज प्रिपेयरिंग टू टेक रिवेंज ऑन इजराइल एंड डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। यानी कि अभी जो पलटवार ईरान ने शुरू किया है वो और भी ज्यादा घातक होने जा रहा है। अभी जो पहला अटैक ईरान की तरफ से किया गया, जो काउंटर अटैक किया गया, उसमें 30 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई हैं और अभी भी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, उनके न्यूज चैनल्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान अभी अपने हमलों को और ज्यादा घातक करेगा। ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। लगातार ख़ामेनेई ये कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अमेरिका और इजराइल अगर हम पर हमला करते हैं तो हमारी तैयारी भी पूरी है। और अब ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। अब जो सायरन्स हैं इजराइल में वो सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल प्राची, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान मिसाइल ऑपरेशन नेम अगेंस्ट इजराइल, यानी कि इजराइल के खिलाफ जो ईरान ने मिसाइल ऑपरेशन शुरू किया है उसे फतेह खैबर नाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फतेह खैबर नाम दिया गया है। ईरान मिसाइल ऑपरेशन नेम अगेंस्ट इजराइल, फतेह खैबर। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें। ईरान इज प्रिपेयरिंग टू टेक रिवेंज ऑन इजराइल। लगातार वहां के जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर यह खबर प्रसारित की जा रही है। ईरान इजराइल के खिलाफ एक सख्त कदम उठाने जा रहा है। 30 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने पहले ही दाग दी है। अब उसने अपने ऑपरेशन का नाम फतेह खैबर दिया है। और एक और बड़ी जानकारी हम दे दें, ईरान में इस वक्त टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है, कनेक्टिविटी वहां पर डाउन हो गई है।
कनेक्टिविटी वहां पर डाउन हो गई है, इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है। इसी में आप ईरान की परिस्थिति समझे, वहां पर क्या परिस्थिति है। वो भले ही बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दाग रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ प्राची ईरान के ऊपर हमला हो रहा है वो ईरानी हमले के मुकाबले अभी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट अटैक किया उसकी तस्वीर तो हम सुबह से देख रहे हैं। अब जाके ईरान ने अटैक करना शुरू किया है और जो रिपोर्ट्स आ रही है, ईरान फायर्स एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इजराइल, यानी कि और अभी तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था। अब और खेप है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जिसे ईरान ने इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से ये बताया जा रहा है अनदर बैरेज हैज बीन लॉन्च्ड टुवर्ड द स्टेट ऑफ इजराइल। आईडीएफ भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि एक और बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा खेप है जो इजराइल की तरफ लॉन्च की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स पूरी की पूरी तरीके से ईरान ने इजराइल की तरफ लॉन्च कर दी है। इससे पहले 30 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया था और अब एक बार फिर से ईरान ने एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च कर दी हैं। एक तरफ ईरान पर आज सुबह से हमला किया जा रहा है, ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला किया जा रहा है, तो अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। अब इजराइल के आसमान में भी मिसाइल जो है वो गूंज रही है। मैं एक और तस्वीर देख रही हूँ प्राची, ये तस्वीर आई है नॉर्दर्न इजराइल की। नॉर्दर्न इजराइल से ये तस्वीर आई है जहां पर ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और इजरायली एयर डिफेंस ने इसे इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कोशिशें नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कोशिश कामयाब हुई हो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। एक छोटी सी टिप्पणी हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए ये जो आपने कहा ना, तो मैंने कहा कि आखिर ये फतेह खैबर है क्या, और ये जरूर सुनना चाहिए। फतेह खैबर, इससे समझ में आएगा कि दरअसल ये लड़ाई अब बहुत अंतिम, जिसको कहें कि निर्णायक हो सकती है। ईश्वर करे समझौता हो जाए, ईश्वर करे शांति हो जाए। फतेह खैबर वो लड़ाई है जो 7वीं हिजरी में लगभग 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने लड़ाई लड़ी थी। और लड़ी किससे थी? जो यहूदी बस्ती और किले वाला इलाका था, वहां हुए हमले में, और यहूदी कबीले बहुत मजबूत किले थे। उसके बाद ये लड़ाई जीती थी। और मुझे लगता है कि ईरान इसका नाम ये रख रहा है, जिसके बाद फातिह खैबर उनको ये नवाजा गया, तो ये बहुत निर्णायक और रिलीजियस लड़ाई, रिलीजियस नेम भी है इसलिए। प्राची, अभी आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, देखिए आईडीएफ इस बात की पुष्टि कर रहा है। आईडीएफ ये बता रहा है कि दूसरा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। बाकायदा आईडीएफ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। एन एडिशनल बैरेज ऑफ मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड इजराइल। द एयर डिफेंस एरे इज करेंटली आइडेंटिफाइंग एंड इंटरसेप्टिंग थ्रेट्स। यानी कि ईरान ने दूसरा हमला तो किया है, लेकिन सही निशाने पर जाकर ये लग रहा है अभी ऐसा नहीं है या इजराइल को कोई नुकसान पहुंच रहा है, अभी ऐसा नहीं है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। बार बार इस बात की जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी जा रही है। आईडीएफ की तरफ से ये बताया गया है कि एन एडिशनल बैरेज ऑफ मिसाइल्स वाज लॉन्च्ड टुवर्ड इजराइल, यानी कि इजराइल की तरफ ईरान ने दूसरा हमला किया है। फिर एक तस्वीर आ गई है प्राची, एक तस्वीर आ गई है। इजराइल में धुआं उठता हुआ देखा गया है। इजराइल के हाइफा में कई जगहों पर रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, ईरान ने इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है उसमें से ज्यादातर मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, लेकिन हाइफा शहर में एक अटैक जो है वो लग रहा है कामयाब हो गया है। कई जगहों पर जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें से हाइफा शहर, प्राची हाइफा शहर भी ठीक वैसे जैसे ईरान का कोम शहर है, उनका धार्मिक शहर है, हाइफा ठीक वैसे ही इजराइल का एक धार्मिक शहर है जहां पर यह अटैक हुआ है। लगातार देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार हमलों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इजराइल को अब क्या नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। अब इजराइल के शहर से भी जो धुएं वाली तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान लगातार अपनी मिसाइलें दाग रहा है और जानकारी यही है कि आईडीएफ कोशिश कर रहा है या उनका एयर डिफेंस सिस्टम कोशिश कर रहा है कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उनको इंटरसेप्ट किया जाए, उनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाए। लेकिन ईरान ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की है जिसे खत्म हम करेंगे। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एक ऐसे रास्ते पर आप चल पड़े हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यानी ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था, बार बार धमकी दे रहा था और अब ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है, द ईरानियन सिटी ऑफ चाबहार ऑन द कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ हैज बीन अटैक्ड बाय इजराइल। एक और जगह पर इजराइल ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और ईरानियन सिटी चाबहार पर हमला किया गया है।
है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक और शहर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इजराइल ने ईरान के एक और शहर चाबहार को निशाना बनाया है और वहां पर भी हमला किया है। तो इजराइल के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले हो रहे हैं और अब एक और शहर है ईरान का चाबहार, जहां पर यह हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल ने इस सिटी पर भी हमला किया है, जो कि पर्शियन गल्फ के किनारे पर है, कोस्ट पर है चाबहार, जहां पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त इसकी आपको बता रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ी है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है, स्ट्रैटेजिक भी और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। विजय जी, ये चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जहां से ईरान ट्रेड करता है। अगर आप उस पोर्ट को तबाह करते हैं, आप ईरान की इकोनॉमी को तबाह करते हैं। ईरान की इकोनॉमी इस वक्त वैसे भी ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई है जहां पर उनकी जो करेंसी है उसकी कीमत जो है वो धूल चाट रही है। आप उसके पोर्ट को अगर तबाह कर देते हैं, आप उसका ट्रेड तबाह कर देते हैं, यहां से आप उसको हर तरह से चौतरफा घेर रहे हैं। एक क्विक कमेंट सर इस पर। बिल्कुल, ईरान के लिए, इराक के लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा। और जब ट्रेड पर आप हमला करते हैं तो उससे पूरी तरह से कमर तोड़ने वाला काम एक तरह से कर रहे हैं और वो लड़ाई उसी तरह से लड़ी जा रही है। और जाहिर है कि चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा मुश्किल काम होगा ईरान के लिए कि किस तरह से वो उससे निपटेगा, किस तरह से काम करेगा। लेकिन जैसे आपने अभी बताया इजराइल के हाइफा सिटी को, तो हाइफा सिटी जो है वो 3rd लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का, इजराइल का, जेरूसलम और तेल अवीव के बाद, और सी पोर्ट है वहाँ पर। तो वो उस तरह से भी बड़ा काम है। और बहाई जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए भी वो एक सर बड़ा शहर। पेंटागन क्या कह रहा है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये लीजिए आगे। पेंटागन कह रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नेतन्याहू को आप सुने। מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע הזה יימשך ככל הדרוש. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום. आप बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका पूरा बयान आपके सामने पढ़कर बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब हमें ईरान की ये जो ईविल एम्पायर है, जो आतंकवादियों को, आतंकवादी ग्रुप को समर्थन देने वाली जो सरकार है, जो उनका धार्मिक कट्टरपंथ है, उसके खिलाफ खड़े होना होगा। और ये हमला यहीं पर नहीं रुकेगा, ईरान को सरेंडर करना होगा। और ईरान को सरेंडर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, उन्हें अपने न्यूक्लियर पावर को सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को सरेंडर करना पड़ेगा, अयातुल्लाह खमेनेई को सरेंडर करना पड़ेगा, पेजेश्कियान को सरेंडर करना पड़ेगा। ये इसका सीधा सीधा मतलब यही है। ये हमला यहाँ नहीं रुकेगा जब तक कि ईरान सरेंडर नहीं कर देता। अब सवाल ये कि क्या ईरान सरेंडर करेगा? ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर करना होता तो 3 राउंड ऑफ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कोई निष्कर्ष निकलता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि वो की वर्ड बोलने के लिए ईरान तैयार नहीं है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। कतर में अमेरिका एयरबेस को खाली कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। कतर में अमेरिका एयरबेस को खाली करा लिया गया है। ईरान के टारगेट पर ये एयरबेस है और इसीलिए इस एयरबेस को खाली करवा लिया गया है। 1000 यानी कि 1000 अमेरिका स्टाफ को यहां से हटाया गया है। अब जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया है तो अब कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उसको खाली करवा लिया गया है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर ये एयरबेस है। यहां अमेरिकन स्टाफ, जिसकी संख्या तकरीबन 1000 लोगों की है, उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के निशाने पर कतर का ये एयरबेस भी है, जहां अमेरिका का ये एयरबेस है, जिसे अब खाली करा लिया गया है। तो ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव के पास से कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी ईरान के पलटवार के बाद अब धीरे धीरे करके इजराइल को क्या नुकसान होगा और ईरान के टारगेट पर कौन कौन से निशाने हैं उन पर भी नजर बनाए रखनी होगी। मीनाक्षी, कतर में ये अमेरिका का बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है जिसे खाली करवाया गया है। बिल्कुल, अभी अभी एक और बड़ी खबर, पेंटागन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कह रहा है। अब जब पेंटागन इसे एपिक फ्यूरी कह रहा है, ये फ्यूरी किसके लिए है? ये फ्यूरी ईरान के लिए है, ये फ्यूरी हमास के लिए है, ये फ्यूरी हिजबुल्लाह के लिए है, ये फ्यूरी तमाम उन आतंकी संगठनों के लिए है जिसे ईरान का समर्थन मिलता है।
अमेरिका ने इस हमले को एपिक फ्यूरी कहा है। ये नाम बहुत सोच समझ के दिया है। बिल्कुल, ताकि मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल इस बार जाएंगे तो निर्णायक जंग के लिए मुझे लग रही है कि तैयारी। जिस प्रकार से अभी बात की जा रही थी ना कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे, तो मज़ेदार बात है कि नरेंद्र मोदी जब वहाँ से लौट रहे थे तब तक गिराल जो है वो भूमध्य सागर में आकर के इजराइल के तट के आसपास वो कहीं पर लंगर डाल चुका था, और तभी से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कभी भी अटैक हो सकता है ईरान पर, और ये अटैक हो गया। अब देखना यहाँ से ये दिलचस्प होगा कि काउंटर कितना बड़ा होता है, कितना नुकसान पहुँचाता है अमेरिका को। और दूसरी बात, क्योंकि एक चीज़ तो है तय, अमेरिकन अपने लाशों को देख करके तुरंत भयभीत होते हैं और डरपोक हैं। यदि उनकी लाशें बिछनी शुरू हो गई तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। क्या इस वार में न्यूक्लियर वेपन्स का भी प्रयोग होगा? ऐसी स्थिति ना आ जाए कि यदि बैलिस्टिक मिसाइल से, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से यदि अमेरिकन बहुत ज़्यादा हताहत होते हैं या इजराइल के अस्तित्व को खतरा होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ऐसा न हो कि परमाणु जो न्यूक्लियर हथियार हैं, परमाणु वेपन्स जो हैं, उनका प्रयोग न कर दिया जाए ईरान के खिलाफ, इसकी संभावना। और दूसरी बात, चाइना और रसिया, इन दोनों का रुख क्या रहता है? रसिया को तो समझा जा सकता है क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, और आज के दिन में यूक्रेन जो है वो भी लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल से रसिया के अंदर तक मार कर रहा है, और उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ साथ जो है उनके जो एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स है उसको टारगेट कर रहा है। तो ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन उसके साथ पूरी तरीके से, तो यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ रसिया के अगेंस्ट अटका हुआ है, तो अमेरिका और इजराइल जो है वो यहाँ है। ऐसी स्थिति में अकेली एक ताकत है जो चाइना है। चाइना को रसिया को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्या यहाँ पर वो सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे और कितना आगे आएंगे, ये देखना जरा दिलचस्प होगा। मैं एक बहुत पुराना जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपोस्ट है, और उस वक्त वो एक्सपोस्ट भी नहीं हुआ करता था, वो ट्विटर हुआ करता था, और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा थे। हर्षवर्धन जी, आप भी सुनिएगा, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि बराक ओबामा ईरान के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि बराक ओबामा ईरान के साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे, उनकी डिप्लोमेसी फेल हो रही है। मैं शब्द पढ़ देती हूँ डोनाल्ड ट्रंप के क्या थे। रिमेंबर दैट आई प्रेडिक्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल अटैक ईरान बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली, नॉट स्किल्ड। आज डोनाल्ड ट्रंप वहीं उसी मुहाने पर खड़े हुए हैं, इनएबिलिटी टू नेगोशिएट प्रॉपर्ली, नॉट स्किल्ड। तो क्या आप नेगोशिएट नहीं कर पाए ईरान के साथ? क्या आप डिप्लोमेसी में फेल हो गए? क्या आखिरकार आपके पास कोई चारा बचा नहीं था और आपने इस जंग को छेड़ दिया? देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। एक छोटा सा सर और अपडेट लेबनान की तरफ, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ मिसाइल दागी है। बड़ी खबर आपको दे दी, यमन और लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेबनान की तरफ से वहां के राष्ट्राध्यक्ष का बयान आपके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम इस अटैक में शामिल नहीं होंगे। अगर नहीं होने देंगे तो लेबनान ने हिजबुल्लाह को क्यों पाला? हिजबुल्लाह को पाला तो इजराइल की तरफ अटैक तो होना था, ये तय था। तेल अवीव में सायरन बज रहे। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ऐसे ही फिलिस्तीन भी कहता है कि हम तो इजराइल पर कोई हमला नहीं करना चाहते, कोई संघर्ष नहीं चाहते, कोई युद्ध नहीं चाहते, और हमास जो आतंकवादी हरकतें करता है वो, और इसी तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह भी है। लेबनान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हिजबुल्लाह ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन मूल बात जो है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी असफलता है कि वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद ईरान के साथ कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सके। और मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान का ये जो रिजीम है ये बेहद खतरनाक है। खामेनी के शासन में लोगों का जीवन बहुत खराब है, लेकिन किसी देश की संप्रभुता वो देश तय करेगा ना। किसी देश के बारे में अमेरिका थोड़ी ना सब कुछ तय करेगा कि अमेरिका जो चाहेगा वो तय कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो डरा धमका कर सब कुछ करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, और इसलिए
युद्ध की नौबत आई। अब सवाल यह है कि जो इराक में, जॉर्डन में, दूसरी जगहों पर जो अमेरिका के बेसेज हैं, क्या वो सुरक्षित रहने वाले हैं? क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने भी युद्ध शुरू कर दिया है, यमन ने भी हमला करना शुरू कर दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका अपने बेसेज से आएगा। और एक बार शुरुआत हुई तो क्या ईरान के निशाने पर अमेरिका के बेसेज भी होंगे? यमन एज ए कंट्री नहीं कर रहा होगा। यमन के अंदर जो तो सारे विद्रोही ग्रुप्स हैं जो, लेकिन सबसे दिक्कत है कि यमन के अंदर जो विद्रोही ग्रुप है उसको यूएई सपोर्ट करता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। तेल की कीमतें 3.7% बढ़ गई है आज से। ब्रेड क्रूड की ऑयल तो अब दिखने लगा कि अब तेल पूरा वो रास्ता रोक देगा, नेक जो है, तो जो युद्ध में शामिल है और जो युद्ध में शामिल नहीं है उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब बहुत ज्यादा तेल के दाम बढ़ेंगे तो यही अमेरिका कहेगा कि बैलेंस करने के लिए रशिया का तेल आप लोग लीजिए। बिल्कुल, ये कुछ बड़े डेवलपमेंट हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि अभी तक इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था, 30 जगहों पर उसने डायरेक्ट अटैक किए। अब ईरान की तरफ से पलटवार हो रहा है। 30 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो इजराइल के अलग अलग शहरों की तरफ दागी गई, जिसमें अधिकतर इंटरसेप्ट कर दी गई, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। एक और बड़ी खबर मैं दे देती हूँ। अभी अमेरिकन एयरबेसेस की चर्चा चल रही थी, तो बहरीन से खबर आ रही है जहां अमेरिका एयरबेस पर सायरन बजना शुरू हो गया है। इससे पहले कतर की खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी जहां अमेरिकन एयरबेस को खाली कराया गया था, और अब बड़ी खबर यह है कि बहरीन में अमेरिका एयरबेस पर सायरन बजना शुरू हो गया है। यानी ईरान के निशाने पर वो तमाम एयरबेसेस हैं जो अमेरिका ने बना रखे हैं अलग अलग देशों में, और वहां पर भी अब सायरन बजना शुरू हो गया है। इससे पहले कतर में अमेरिका के बेस को खाली करवाया गया था, स्टाफ को वहां से हटाया गया था, और अब बहरीन में भी अमेरिका एयरबेस पर सायरन बजना शुरू हो गया है। यानी ईरान ने अब ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं, इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा आईडीएफ की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन ईरान अब एक के बाद एक हमले कर रहा है, घातक हमले कर रहा है, और अब जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान यरूशलेम एक और धार्मिक शहर, यरूशलेम एक और धार्मिक शहर जहां पर एक्सप्लोजन सुनाई दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के टारगेट्स पर इजराइल के धार्मिक शहर दिखाई दे रहे हैं, बड़े शहर दिखाई दे रहे हैं। यरूशलेम, हाइफा, ये वो शहर हैं। तेल अवीव जहां पर ईरान अटैक कर रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, येमेन हुतीज विल रिज्यूम अटैक ऑन शिपिंग इन द रेड सी कॉरिडोर। बड़ी खबर आपको बता दें, रेड सी कॉरिडोर में हुती विद्रोहियों की तरफ से वहां पर अटैक हो रहा है। ये एक बड़ी खबर। और एक और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक जितनी भी चर्चाएं हो रही थी वो टेबल पर हो रही थी, नेगोशिएशंस टेबल पर हो रहा था, सारी चीजें अभी तक कंसिडरेशन में थी, लेकिन अब सब कुछ अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान और इजराइल कहीं पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे अब आप रेड सी पर देखिएगा, चाहे आप ईरानी शहरों में देखिएगा, चाहे इजरायली शहरों में देखिएगा, चाहे यूएस के बेसिस हो गए, वहां पर भी अटैक हो रहा है। हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? यूएस के बेसिस में जो पहले कतर के बाद बहरीन की बात प्राचीन बताई, बहरीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूएस नेवी का जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो यहीं बहरीन में है, और पर्शियन गल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है अमेरिका के लिहाज से। और खार्ग द्वीप पर इजराइल ने अटैक किया है। ईरान के 2 और लोकेशंस जहां पर इजराइल ने अटैक किया है। इजराइल का ईरान पर यह हमला और ये डेजफुल और खार्ग द्वीप पर अटैक किया गया है। जी अपनी बात पूरी कर ले सर। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक ये भी, या तो जिसको कहते हैं ना, जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हम लोग कह रहे थे, ये सब कुछ प्रीएम्प्टिव है कि पहले से यूएस अपने बेसेस को स्ट्रांग कर रहा है, खाली करा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर ईरान के निशाने पर कतर या फिर बहरीन के ये एयर बेसेज आते हैं तो एक बार ये हमला हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की स्ट्रेटजी मैं जरा बता देती हूँ हर्षवर्धन जी, बड़ी खबर मिल रही है एएफपी के हवाले से। बड़ी खबर है, जैसा अभी हम बता रहे थे, जेरूशलम में ब्लास्ट जो है वो सुनाई दे रहे हैं। यानी अब एक एक करके हमला करना ईरान ने शुरू कर दिया है, और ईरान ने बड़े बड़े शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। जेरूसलम में भी ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान बार बार ये कह रहा है कि जो इजराइल ने शुरू किया है उसे हम खत्म करेंगे, हमारे जो हमले हैं वो और ज्यादा घातक हो जाएंगे। खबर ये भी है कि इजरायली नेवी सबमरीन इज डिपार्टिंग हाफिया
रिपोर्ट एट हाई स्पीड और लाइव ब्रॉडकास्ट, ये भी तमाम जो जानकारी है वो मिल रही है। इसके अलावा लगातार ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए हैं और ईरान के टारगेट पर वो भी अमेरिकन एयर बेसेस है जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में है, जिसमें से एक बहरीन भी है। बहरीन में युद्ध वाला जो सायरन है वो सुनाई दे रहा है। इससे पहले कतर का जो एयरबेस था वो भी खाली करवा लिया गया था। इसके साथ ही साथ बार बार चेतावनी दी जा रही है। दोनों ही देश आर पार के मूड में आ गए। दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं है। इजराइल ने जो शुरू किया है ईरान उसे खत्म करेगा और इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान में खामेनेई की जो सत्ता है उसे खत्म करके रहेंगे। ये सायरन की आवाज से आप सुन रहे हैं, यरूशलेम शहर से आ रही है। इजराइल से ये तस्वीरें आ रही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले रागी जी आप कह रहे थे कि यरूशलेम का कौन सा हिस्सा, ये इजराइल का वो हिस्सा जहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। यरूशलेम के लिए मैं कह रहा था कि तीनों का धार्मिक स्थल है ना। जी। वहाँ के लिए तो श्रद्धा तीनों के लिए है। मुसलमानों के लिए भी उतनी ही बड़ी वो श्रद्धा स्थल है और क्रिश्चियनों के लिए भी है और ज्यूज के लिए तो प्रिसाइज वो होता है, अब्राहमिक रिलीजन का वो केंद्र है। सर, ईरान के जो टीवी चैनल्स पर जो चर्चाएं चल रही हैं और जो उनकी भाषा है आप जानते हैं, ज़ायनिस्ट रेजीम वो इसे कहते हैं। हाँ। वो ज़ायनिस्ट रेजीम के खिलाफ ये उनका हमला है और जहां से ये हमला आया है, शुरुआत इजराइल ने की है, शुरुआत अमेरिका ने की है। उनके भाषा में कहें ये शुरुआत ज़ायनिस्ट रेजीम ने अगर की है तो इसे खत्म ईरानी रेजीम करेगा। ये चर्चा लगातार वहां पर चल रही है और इस वक्त सेवरल एक्सप्लोजन, कई सारे एक्सप्लोजन्स के धमाके की आवाजें इस वक्त यरूशलेम में भी सुनाई दे रही है, तो इधर तेहरान में भी सुनाई दे रही है। देखिए, युद्ध में तो सबको यही कहता है कि खत्म हम करेंगे। युद्ध में कौन अपने आप को कहेगा कि मैं हम खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो दोनों साइड कहेंगे। भाई, ईरान की तरफ से कहा गया है कि तुमने शुरुआत की, हम खत्म करेंगे, यानी हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, तुमसे हमारी ताकत कोई कम नहीं है। हम अमेरिका को भी इतना पीटेंगे और इजराइल को भी इतना पीटेंगे कि वो युद्ध खत्म करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान को हमको न्यूक्लियर वेपन्स लेने की क्षमता खत्म करनी है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, वहां के रेजिम को हमको चेंज करना है। बात तो और आगे बढ़ गई ना, अब तो वहां से आगे निकल गए, आगे निकल गई है बात। तो अब ऐसी स्थिति में दोनों ही एक क्लेम करेंगे। देखना ये होगा आने वाले दिनों में, और एक दो दिन में, आज के दिन का वार ऐसा नहीं है कि एक दो दिन और 5 दिन के, एक सप्ताह के अंदर निर्णायक युद्ध खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये चलेगा थोड़ा, और चलेगा तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि ईरान कितने दिन तक सस्टेन करता है, उसकी इकोनॉमी कितनी सस्टेन करती है और उसको आगे खड़ा। एक जॉर्डन से खबर आ रही है, यूएस एम्बेसी इन जॉर्डन में जो यूएस की एम्बेसी है उन्होंने शेल्टर्स खोल दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनके जितने भी पर्सनल्स वहां पर काम कर रहे हैं, यूएस एम्बेसी में है, उन सभी को शेल्टर्स में जाने की सलाह दे दी गई है जब तक कि आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई फर्दर नोटिस नहीं आती है। तो ये लगातार ये जो आसपास के देश हैं, आप जॉर्डन की बात कर ले, लेबनान की बात कर ले, यमन की बात कर ले। लेबनान से तो इजराइल का ठना रहता है, हमेशा ठना रहता है, लेकिन जॉर्डन के साथ उनका रिलेशन कोई बुरा नहीं है। और जॉर्डन के मतलब यदि आप हवाई क्षेत्र भी जॉर्डन जो है वो अपना देता है इजरायली जहाजों को जाने के लिए। जॉर्डन में जो मुआफक साल्टी एयरबेस है, वहां बाकायदा अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरबेस के लिए तो जॉर्डन के एयरबेस की, यूएस के एयरबेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ जो स्टेट ऑफ हार्म्स है, जहां से पूरा तो वो तो उसके लिए क्या करेगा ईरान? वहां पर लड़ाई को एक और ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जिससे दुनिया भर को सोचना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज नहीं होगा, आज तो अभी शुरू हुआ है, जैसा आप कह रहे हैं कि आज कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूएस टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो तेहरान के ऊपर स्पॉट की गई हैं। जरा ये तस्वीरें भी हमारे दर्शकों के सामने रखें। और आईआरजीसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, ड्रोन और मिसाइल से हमने घातक हमला किया है और ये घातक हमला जारी रहेगा। आईआरजीसी जो कि आप जानते हैं ईरान की एलीट फोर्स है, वो इस वक्त ये जंग लड़ रही है इजराइल के खिलाफ। और अभी अभी एक तस्वीर आई है, ये तेहरान से तस्वीर आई है, यूएस टॉमहॉक क्रूज मिसाइल वो ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर स्पॉट की गई है। सर अपनी बात में तो मैं कह रहा हूँ वो जब यदि रास्ता रोक दिया, वो नेक जो है 21 माइल्स का जी नेवी का, तो वो पूरी दुनिया को एक दबाव में लेकर आएगी कि क्या होगा
जैसे अभी समीर साहब बता रहे हैं कि तेल के दाम तो अभी बढ़ गए हैं, तो यदि उस पर कोई ईरान एक्शन लेता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है या पार्शली भी रोकता है, तो एक बड़ा संकट दुनिया भर में खड़ा होगा तेल को लेकर, और वो ईरान को एक थोड़ा सा अपर हैंड देगा कि आप नेगोशिएशन के टेबल पर आएँ और उस पर काम करें। लेकिन अभी बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। यूएस में अभी रात चल रही है, सुबह होने वाली तड़का का टाइम हो गया इस समय, तो जब ट्रम्प साहब जागेंगे सुबह होगी तो क्या होता है उसके आगे, किस तरह से वो इस लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। क्या लग रहा होगा कि ट्रम्प साहब जाग रहे होंगे? ट्रम्प साहब तो सो जागे रहे ही। होंगे। ट्रम्प साहब नहीं, मतलब जागे फैसला तभी करने तो के- बयान जारी किया। नहीं, बयान जारी किया वो ठीक है, लेकिन उसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है कि किस तरह से रिपरकशंस हो रहे हैं, क्या उस पर रिएक्ट करना है। और ये बात बार बार हो रही है, मैंने कहा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का सर जो तेहरान पावर में है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। तेहरान में जो तो होगा ही अब नुकसान, अब हाँ। तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां से और ऑन ग्राउंड अभी तो बयानों की लड़ाई चल रही है, दिखाई दे रही है। जो नुकसान है वो अभी थोड़ी देर में आपको पता वो ये चलेगा, कह रहे हैं कि 24 अब घंटे बाद तेहरान के पहले देर। जैसा नहीं रहेगा। अब जब ये इजराइल कहता है कि तेहरान पहले जैसा नहीं रहेगा, मीनाक्षी, जब तो आप क्या उसे जब आप गाजा बना नुकसान की देंगे? बात कर रही हैं तो एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। एक और जगह हमले की जानकारी है, तबरीज एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, यानी कि इजराइल ने ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। और ये जो मिसाइल जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रही थी, टॉमहॉक जी। जो मिसाइल है टॉमहॉक जो कि तेहरान के आसमान में देखी गई है, वो इस वक्त आपके सामने है, तस्वीरें चल रही हैं। तो लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, तेहरान पर हमला किया जा रहा है और तबरीज एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सायरन की आवाजें सुनने को मिल रही हैं। ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला किया जा रहा है, तो वहीं इजराइल पर भी ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया है। यरूशलेम में भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, तो तेल अवीव के पास भी धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है। जो युद्ध वाले सायरन हैं वो बज रहे हैं, और जो आसमान में मिसाइल हैं, चाहे ईरान की बात करें चाहे इजराइल की बात करें, हर जगह मिसाइल नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। किसी ने युद्ध शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे, दोनों ही देश ये चेतावनी दे रहे हैं। और ये युद्ध बहुत तेज होता जा रहा है, भीषण होता जा रहा है। ईरान लगातार हमला जी, कर रहा मैं है। इस तस्वीर की बात कर रही थी जो मैं हमारे दर्शकों के सामने रख रही हूँ। ये तेहरान की तस्वीर है, और तेहरान में जिस तरीके की तबाही मचनी शुरू हो गई है, यही बात इजराइल कह रहा था। वो ये कह रहा था कि अब तेहरान पहले जैसा नहीं रहेगा, ये शहर पहले जैसा नहीं रहेगा। और जिस तरीके की तबाही का मंजर अब एक एक करके तस्वीर ऑन ग्राउंड तस्वीरें जो आनी शुरू हुई हैं, वो यही इशारा कर रही है। और बीते 2.5 घंटों में जो हुआ है वो यही इशारा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्हें ईरान में रिजीम चेंज चाहिए, वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने नहीं देंगे, और जब तक ईरान इसके ऊपर अड़ा रहेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि तेहरान की तस्वीर वो बदल कर रख देंगे। एक के बाद एक लगातार जितने अटैक हो रहे हैं, केवल अगर हम तेहरान राजधानी की ही बात करें तो अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हो, चाहे वो खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई का दफ्तर हो, इन तमाम जगहों पर अटैक किया गया। जो इमारतें वो है ध्वस्त हुई हैं, तो केवल इमारतें तो ध्वस्त नहीं हुई होंगी, आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। निशाना तो दोनों तरफ बनाया जा रहा है। अगर तेल अवीव में अटैक हो रहा है, हाइफा में अटैक हो रहा है, यरूशलेम में अटैक हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना मैदानों पर अटैक हो रहा है। मीनाक्षी, रिहायशी इलाकों में अटैक है। करमनशाह शहर है ईरान का, उस पर भी इजराइल ने अटैक किया है। इजराइल के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शहर दर शहर बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के समर्थन में हूती भी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। लाल सागर में हूती ने हमले की तैयारी कर ली है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ईरान के समर्थन में हूती भी अब अटैक की तैयारी में है, यानी कि इजराइल पर अब चौतरफा हमला किया जाएगा। अभी हम हिजबुल्लाह की तरफ से हमले ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान का तबरीज एयरपोर्ट, यहाँ पर हमला हुआ है। हालांकि आपको जानकारी देते हैं, ईरान का एयर स्पेस सिविलियंस के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर हमले का मतलब ये है कि आप पहले तो सी पोर्ट पर हमला करते हैं, चाबहार पर,
आप वहां का ट्रेड खराब करते हैं और उसके बाद आप तबरीज एयरपोर्ट पर हमला करते हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर आप अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस को भी पूरी तरह से बाधित कर रहे हैं। आप वहां से आपके एयर मूवमेंट को पूरी तरह से बाधित कर रहे हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अलावा जहां से शासन प्रशासन चलता है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पर एक एक करके टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। और अभी एक और तस्वीर मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, तेल अवीव से भी आ रही है और वहां पर बंकर्स में लोगों को भेजा गया है। इजरायली हो चाहे ईरानी हो, जो वहां के आम नागरिक हैं उन्हें बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने रखनी जरूरी है। और इजरायली आप जानते हैं कि बेहद सख्त दिल होते हैं और बहुत ही कॉम्पिटिटिव उनकी फीलिंग होती है, हर परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जैसे ही जंग छिड़ी है उन्होंने बंकर में जाना शुरू किया और ऐसा नहीं वहां पे कोई मायूसी है, वहां पर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस जंग के लिए अपनी सेना को वो मोरल दे रहे हैं। वहाँ के हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा जो है वो आवश्यक है, ये मैंडेटरी है। और दूसरा तबरीज एयरपोर्ट जो है मैं क्या ये वो तस्वीर एक बार सिविल के अपने साथ दर्शकों के साथ सामने रख मिलिट्री सकती हूँ? एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये तस्वीर, कैमरा पर्सन थोड़ा सा इधर यहाँ पर फोकस करें। ये तेल अवीव से ये तस्वीरें आ रही हैं। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, लगातार वहां पर गीत गाए जा रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया जा रहा है। वो ये जानते हैं ये जंग का माहौल है और ये जंग आगे और एस्केलेट होगी। ये तस्वीरें बता रही हैं प्राची, ये एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं, ये एक और ताज़ा तस्वीर है, ये ईरानी अटैक की तस्वीर है जो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी। और तेल अवीव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग तो दोनों तरफ से बराबर। मीनाक्षी, इस बीच एक बड़ी खबर दे देते हैं। धमाकों की आवाज बहरीन में सुनाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, हमने आपको बताया था कि बहरीन में युद्ध के सायरन बज रहे हैं, सायरन सुनाई दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि साउंड ऑफ एक्सप्लोजन यानी कि धमाकों की आवाज बहरीन में सुनाई दे रही है। बहरीन बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ अमेरिका का एयरबेस है और यहाँ पर अब धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यानी ईरान के टारगेट पर वो तमाम एयरबेसेस है अमेरिका के जो ईरान के इर्द गिर्द है या मिडिल ईस्ट में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बहरीन, और बहरीन में भी इस वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिकी एयरबेस के पास जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। बहरीन में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि बहरीन में ये तेहरान की तस्वीरें आप देखें, decisive moments lie before us. The assistance that the President of the United States had promised to the brave people of Iran has now arrived. और बहुत लंबी उनकी पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मानवता के लिए हस्तक्षेप जरूरी है। इस्लामिक रिपब्लिक और इसके जो जिस तरह का अत्याचार वहाँ के लोगों पर हो रहा है इसको ख़त्म करना है। जिस तरह से हत्याएं लगातार हो रही थी, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो युद्ध हो रहा है या जो ये हमला हो रहा है ये सिर्फ सामान्य इजराइल और ईरान का अटैक भर है। ये अमेरिका की बहुत रणनीतिक तैयारी के साथ किया हुआ युद्ध है। और मुझे लगता है कि ईरान के भीतर से आपको दूसरी खबरें देखने को मिली जिसमें वो कहा जा रहा था ना कि वहां के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कीजिए। पिछली बार भी रजा शाह पहलवी के समर्थकों ने बाकायदा ईरान की जो नेशनल बिल्डिंग थी उस पर जाकर उनका झंडा लहरा दिया था। ये एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ। ये अब फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जा रहा है। इन द नेम ऑफ गॉड द ब्रेकर ऑफ टायरेंट्स, in response of the aggression of the hostile and criminal enemy against the Islamic Republic of Iran, यानी कि वो ज़ायनिस्ट रेजिम किसे कह रहे हैं, वो इजराइल को कह रहे हैं। और ईरान के खिलाफ जो इजराइल ने ये जंग छेड़ी है उसमें ईरान चुप नहीं बैठेगा। Islamic Republic of Iran, the first wave of extensive missile and drone strike by Islamic Republic of Iran toward occupied territories has commenced। यानी कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने ये जंग छेड़ दी है
और बड़ी खबर मीनाक्षी मैं दे दूं, एक और बड़ी खबर, एक बड़ी खबर मिल रही है। अबाउट 20 यूएस एंड इजरायली फाइटर जेट्स आर रिपोर्टेडली फ्लाइंग ओवर दर्रा टू बॉम्ब ईरान, यानी कि ईरान पर बॉम्ब डालने के लिए 20 यूएस और इजरायली फाइटर जेट्स को देखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ईरान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से। प्राची, आप धमाकों की बात कर रही हैं, एक धमाके की तस्वीर आ चुकी है, जरा हम दर्शकों के सामने रखते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़ा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरीन में धमाके की आवाज सुनी गई है, बहरीन में अमेरिकी बेस के पास ये धमाके की आवाज सुनाई दी है। और अब देखें, ईरान कोई अमेरिका तक तो अपनी मिसाइलें नहीं दाग देगा, वो उसकी हद में ही नहीं है, वो उसकी रीच में नहीं है, तो वो कहाँ करेगा? जहां जहां पर यूएस के मिलिट्री बेस हैं उन तमाम देशों पर वो टारगेट्स करेगा। और उसमें एक देश बहरीन है, बहरीन में धमाके की आवाज सुनी गई है, वहां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी बेस के पास ये धमाका हुआ है। अब क्या कैजुअलिटी हुई है, क्या नुकसान हुआ है, ये केवल अभी एक बड़ी ही चीन का भी इस पे बयान आ गया है इस युद्ध को लेके। चीन ने आधिकारिक चीन ने कहा है कि ये आग भड़काने वाला अमेरिका का है और उसके गंभीर परिणाम इस क्षेत्र में होंगे और अमेरिका को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम पूरी परिस्थिति पे बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और जब दखल देने की स्थिति आएगी हम विचार करेंगे हमें कहाँ तक जाना है। फिलहाल हम पूरी स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। तो चीन ने भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को दिया इस मामले को लेकर। संतुलित बयान है, वो ये तो नहीं कह रहा कि वो इस जंग में जा रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो ईरान को फुल फ्लेजेड सपोर्ट दे रहा है। हाँ, वो आलोचना कर रहा है अमेरिका की। कह के सपोर्ट नहीं किया जाता ना, सपोर्ट तो मतलब बिना कहे भी सपोर्ट किया जाता है। तो अब देखने वाला बात होगी 48 घंटे और 72 घंटे के बाद ये लड़ाई कहाँ जाती है। क्या इसमें एक और बड़ी खबर बता देते हैं, हम बाकी देशों की बात कर रहे हैं तो रूस का भी इसमें बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमले को लेकर रूस ने बड़ा बयान दिया और रूस ये कह रहा है कि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। रूस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, बड़ा बयान ईरान पर हमले को लेकर रूस का आया और रूस ये कह रहा है कि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया है। अभी लड़ाई कहां तक जाएगी और कौन कौन देश इसमें शामिल होंगे, लड़ाई कितनी बड़ी हो जाएगी, इससे आप समझ सकते हैं कि रशिया ये कह रहा है, रूस ये कह रहा है कि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया है। मीनाक्षी, बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, अभी चाइना की तरफ से रिस्पांस जो आया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है, उन्होंने यूएस की आलोचना की है। ठीक उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर रशिया का भी बयान आना था, रशिया ने भी आलोचना की है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात जो अभी आपके यहाँ से आया कि 15 या 14 फाइटर जेट्स जो है वो अमेरिका और इजराइल का एयर स्पेस में देखे गए हैं। तो एयर स्पेस यदि क्रॉस कर लिया है तब तो इसका मतलब है कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अमेरिका और इजराइल ने तोड़ दिया है। ये बहरीन के जुफैर बेस है, जहां की तस्वीरें अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। और हमले के बाद इजरायली जेट जो है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ तस्वीरें ये भी है, ईरान ने इजराइल की तरफ 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और बहरीन की जो हम तस्वीरें दिखाए थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा पीसीआर डायरेक्टर वो तस्वीरें दिखाएं, जहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, वो बहरीन का जुफैर बेस है, जहां पर ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये जंग जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन यहाँ से एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें कोई भी होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। ना ईरान होल्ड करने के लिए तैयार है, ना इजराइल होल्ड करने के लिए तैयार है। अभी लगता ही नहीं, अभी इस पर आना ही नहीं चाहिए। अभी तो ये शुरू हुआ है कि किस तरह से होगा, कितना नुकसान होगा, उसके बाद कोई एक्सरसाइज होगी। ये वैसे भी इतना बड़ा किसी एक्सरसाइज की अब कोई लग भी रहा है कि नौबत आएगी? अभी नहीं आएगी, इट्स टू अर्ली कि अभी नहीं आएगी कोई एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कि बात की जाए और दुनिया के कुछ और देश भी इसमें आगे बढ़े, लेकिन अभी आज का दिन कम से कम अगले 24 घंटे आप समझिए कि किस तरह से कौन ज़्यादा नुकसान कर सकता है उस पर सबकी कोशिश रहेगी। और वो समझते हैं कि जब एक्सरसाइज हो उससे पहले जितना नुकसान कर दिया जाए उसको देखा जाएगा। और ईरान, और एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, दोनों बड़ी पावर्स के तौर पर आप देखिए, कोई ये ऐसा रूस यूक्रेन वाला जंग भी नहीं है ये। तो उसको सीधा, और ये सीधी जंग हो रही है। आप देख रहे हैं अभी जो युद्ध होते थे उसमें सिविलियंस इलाकों में
हमले नहीं नहीं होते। युद्ध का मतलब होता है कि हाँ सिविलियन इलाके हैं। सीधा सिविलियंस इलाकों में युद्ध हो रहा है, तो इसलिए इसको नहीं, नुकसान ईरान के अंदर सिविलियन इलाके पे हमला नहीं हुए हैं। जो हुआ है तेहरान में हो गया, मतलब तेहरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ है, वो वहां पर भी हो जाएगा। जिस तरह से ये सारा चल रहा है, इसमें कोई लिमिट वहां पर बची नहीं है। जैसे तबरीज वगैरह हुआ है, पोर्ट वगैरह जो ट्रम्प का बयान है सर, डोनाल्ड ट्रम्प का बयान क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है इधर ले डाउन योर आर्म्स, या तो आप अपने हथियार डाल दो, नहीं तो मीनाक्षी आपकी जी, एक और मृत्यु बड़ी निश्चित खबर है। है, वो There is जरा certain दर्शकों death. तक पहुंचा देते हैं। ये युद्ध कहां तक जाएगा, ये युद्ध कितना घातक होगा, इसको लेकर आईडीएफ के इस बयान से समझा जा सकता है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरानी शासन ने इजराइल को नष्ट करने की अपनी योजना को नहीं छोड़ा है। यानी इजराइल की तरफ से अभी तक जो ईरान पर हमले हो रहे थे वो और भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। और आईडीएफ ये कह रहा है कि जो ईरानी शासन है उसने इजराइल को नष्ट करने वाली अपनी मंशा को नहीं छोड़ा है। आगे और भी परिणाम भुगतने पड़ सकते ये हैं। बहरीन के पर कहा जाए। अटैक की नई तस्वीर आ गई है। ये तस्वीरें आप देखें। अब आप ये कह रही है अटैक कहां पर हो रहा है? ये अटैक जो है इतना बड़ा अटैक है कि चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। जाहिर है अटैक हुआ, अटैक के बाद फिर यहाँ से वापस जी वो करके टारगेट करके किया गया, उसका क्या मतलब है? युद्ध इस तरह से तो नहीं होते ना। मतलब युद्ध की जो अपनी एक तौर तरीके हैं, सीमाएं लेकिन हैं। अमेरिका की कोशिश होगी और इजराइल की कोशिश होगी जितने जल्दी ये कंट्रोल वही कर ले बता रहा हूं कि ईरान अभी को, जितना जितना लंबा जल्दी, खींचेगा जितने ज्यादा उतना नुकसान कर दिया इजराइल जाए और अमेरिका अभी के मुश्किल होगा, उसके क्योंकि बाद दूसरे उस पर देश इसमें काम दखल किया देंगे। तो चीन तो 90% ऑयल ईरान से लेता है चीन, तो चीन का हित भी जुड़ा हुआ है ईरान के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा ऑयल बायर चीन है और चीन जानता है कि युद्ध लंबा चलेगा तो ऑयल प्राइस बढ़ेगी, तो चीन को उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा इतना बड़ा बायर होने के कारण। तो मुझे लग रहा है कि ईरान की भी कोशिश होगी कि चीन उनके समर्थन में आए, रशिया उसके समर्थन में आए। वही इजराइल और अमेरिका की कोशिश होगी कि इसे 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर खुमैनी के हथियार डलवा दिया जाए और वहाँ नया शासन स्थापित करने की कोशिश की जाए। लंबा युद्ध चलना मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल के हित में नहीं होगा। देखिए, जो रेज़ा पहलवी कहने की कोशिश करे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई IRGC ने शपथ किसके लिए ली है? ईरान के लिए, लोगों के लिए ली है ना, या फिर उन्होंने इस्लामी गणराज्य को बचाने के लिए ली है? वहां के नेता जो है ईरानी लोगों के लिए काम करते हैं या फिर आयतुल्लाह खोमेनी के लिए वो काम करते हैं? जनता की रक्षा करनी है या फिर वहां के शासन की रक्षा करनी है? यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं या तो आप अपने हथियार डाल दें या तो आप अपने न्यूक्लियर पावर को आप सरेंडर कर दें, आयतुल्लाह खोमेनी सरेंडर कर दें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। अब जो 30 धमाके हुए हैं या खामेनेई के घर पर अटैक हुआ है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक हुआ है, वो इसलिए अटैक हुआ है क्योंकि अब यहां से इजराइल पीछे मुड़ने वाला नहीं है। इस्फहान पर अटैक हुआ, आपको याद होगा जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था तो यूएस ने कहा किया था, फोर्डो पर अटैक किया था, इस्फहान पर अटैक किया था, उन्होंने नतान्स पर अटैक किया था। एक बार फिर से इस्फहान पर अटैक की खबर सामने आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो बार बार चेता रहा है अभी भी वक्त है, अभी भी रुक जाओ, लेकिन ईरान नहीं रुकेगा। ईरान की इज्जत की बात है, उनके अस्तित्व की बात है, इसलिए वो भी ऑल इन वॉर के लिए जा रहा है और यही IRGC कह रहा है। ईरान इसलिए हमला कर रहा है, इसलिए तेल अवीव की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, हमने बुशरा की तस्वीर आपके सामने रखी, हाइफा में जो अटैक हुआ वहां की तस्वीर आपके सामने रखी, बहरीन में यूएस नेवल बेस पर एक ताज़ा हमले की तस्वीर वो भी सामने आ रही है। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर ये मिसाइल युद्ध है, ये ट्रंप नेतन्याहू वर्सेस आयतुल्लाह खामेनेई है। देखिए, निश्चित तौर पर, और मैं अभी ये पढ़ रहा था, ये जो USS जेराल्ड जो उनका जहाज जो वहाँ खड़ा किया है, तो इजरायली पोर्ट पर जी, एक्सपर्ट को पढ़ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो बहुत एकदम से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच समझ के, एक एक बिंदु पर एक एक जो उसकी लोकेशन है उसको पहले मैप किया गया है और अमेरिका ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, दिस इज आर्किटेक्चर, 2 करियर्स 2 मिशंस 2 इंटायरली डिफरेंट स्ट्रेटेजिक फंक्शंस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमेरिका इतने दिनों से जो लगातार ट्रंप कह रहे थे, ट्रंप की धमकी जैसा लग रहा था, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, ईरान के पास समय कम है, या तो ईरान उस तरह के हमले करेगा और उसके जो विद्रोही ग्रुप जो भी है, हुती है या हिजबुल्लाह है, वो साथ आकर कुछ बड़ा नुकसान कर पाए, वरना अगले कुछ समय में ईरान के लिए शायद हम होता हुआ देखेंगे, कहीं से खामेनेई पकड़े जा रहे हैं, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है और वहां अंदर विद्रोह। इस वक्त ईरान जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा है,
वो इसराइल पर अटैक कर रहा है। लाल सागर में हूती ने हमले की तैयारी कर ली है। इधर ईरान जो है वो बहरीन पर अटैक कर रहा है, वो यूएई में, वो कतर में, वहां पर साइमल्टेनियस बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागी गई है। बहरीन में यूएस नेवल बेस पर ईरान ने अटैक किया है। 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया है। ये ताज़ा इनपुट हम आपको दे रहे हैं। बहरीन में यूएस नेवल बेस पर ईरान ने अटैक किया है और एक और जानकारी अटैक बढ़ता चला जा रहा है। 8 मिसाइल से अटैक किया गया है। ये जो इंपॉर्टेंट नेवल बेस है अमेरिका के लिए, यहाँ 8 मिसाइलों से अटैक किया गया है। जुफैर ये शहर है जहां पर ये नेवल बेस है अमेरिका का, और यहाँ पर 8 मिसाइलों से ईरान ने अटैक किया है। यानी ईरान हर उस जगह पर अटैक करेगा जहां अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और उसके लिए मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस है, नेवल बेसेस है, वहां पर अटैक किया जा रहा है। इस नेवल बेस की जो इंपॉर्टेंस है इसी बात से समझिए कि इसे यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड का घर कहा जाता है। यूएस 5th फ्लीट के तौर पर ये ऑपरेशनल है, यहाँ लॉजिस्टिक के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस जगह पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, और 8 मिसाइलों से अटैक किया गया है। 8 मिसाइलें अभी की एक और बड़ी खबर आपको देते, यूएस सीनेटर है लिंडसे ग्राहम, वो क्या कह रही है? द एंड ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि ये ईरान के अंत का समय आ गया है। वो ये कह रही है फ्रीडम फॉर द लॉन्ग सफरिंग ईरानियन पीपल, ईरान के लोगों की जो का दुख है, उनकी जो सफरिंग है। यही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दी थी, बहरीन, यूएई और कतर, यहाँ पर अटैक हुआ है। इजराइल के अलावा इन 3 देशों पर और अटैक हुआ है। वो देशों पर मत कहिए, वो यूएस के एयरबेसेस पर किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रजा पहलवी ने जो पोस्ट की है वो इसका साइड इफेक्ट है कि वो कह रहा है ईरान के लोग अब सड़क पर आ जाइए, और ये जो सत्ता परिवर्तन का सही समय आ गया है। मतलब वो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। रजा पहलवी जो यूएस में बैठ के कह रहे हैं 6 महीने का प्लान भी दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ये खत्म होगा तो उसके अगले 6 महीने कैसे ईरान में सत्ता होगी, कैसे शासन चलेगा, उसका भी प्लान वो दे रहे हैं। तो इसलिए और यूं समझिए ना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्यों हो रही है कि रजा पहलवी को जी उसका जो मतलब एक तरह से यूएस टूल के कतर और कुवैत पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कतर और कुवैत में जो यूएस बेसेस हैं वहां पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है। 5 देशों पर अटैक की खबर हम आपको बता रहे हैं। कतर हैज इंटरसेप्टेड 2 इरानियन मिसाइल ओवर इट्स टेरिटरी। कतर पर जो हमला हुआ है, कतर से ही ये रिपोर्ट आ रही है कि 2 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ईरान ने यूएई पर अटैक कर दिया है। ईरान ने अब तक 5 देशों पर, इजराइल के अलावा जिन देशों की हम बात कर रहे हैं वो है कतर, यूएई, बहरीन, यहाँ पर यह अटैक हुआ है। कुवैत पर भी हमले की खबर आ रही है। ये जो है एक और बड़ी खबर मीनाक्षी बता देते हैं, जॉर्डन पर भी हमला किया गया है। जॉर्डन में भी हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान लगातार अब बाकी देशों पर भी हमला कर रहा है। वो जगह जो अमेरिका के लिहाज से बड़ी खास है उन पर हमला किया जा रहा है। अभी तक 5 देशों पर हमला हुआ था, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें जॉर्डन का नाम भी इंक्लूड कर लीजिए। जॉर्डन में ही यूएस एम्बेसी ने ये सूचना जारी की थी, अपील की थी, एडवाइजरी जारी की थी कि जो जहां है वो वहीं पर रहेगा अपने स्टाफ के लिए, और अब इस जगह पर भी हमला हो गया है। अब तक 6 देशों पर ईरान ने अटैक किया है, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है। कि ये युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसमें रशिया का चेक अगर हम देखें, मेदवेदेव कह रहे हैं कि यूएस जो है केवल 249 साल पुराना एक देश है, और पर्शियन एम्पायर की अगर बात करें तो 2500 साल पुराना ये एम्पायर है। और आप देखें पिछले 100 सालों में यहाँ की क्या परिस्थिति बनी हुई है, और 100 सालों को छोड़ दें, अभी बीते 10 सालों में क्या परिस्थिति बनी हुई है। लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। इस मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए आप ये कह सकते हैं क्या अमेरिका जिम्मेदार है, क्या इराक जिम्मेदार था, क्या ईरान जिम्मेदार है। आप जिस तरफ खड़े होकर इस परिस्थिति को देखेंगे, आप उस तरफ से, उस चश्मे से आप इस परिस्थिति को देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है, पूरे मिडिल ईस्ट में आपाधापी का माहौल है। चाहे आप जॉर्डन कहें, लेबनान कहें, कतर कहें, यूएई कहें, अबू धाबी में अटैक की खबर आई है, कुवैत में अटैक की खबर आई है, कतर में अटैक की खबर आई है, बहरीन में अटैक की खबर आई है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ऐसा न हो कि पूरा शिया और शिया वर्सेस सुन्नी न हो जाए, क्योंकि कतर जो है, कतर, यूएई, यमन,
ये सारे के सारे कंट्री जो हैं वो सुन्नी मुल्क हैं, सुन्नी डोमिनेटेड मुल्क हैं, और एक अमेरिका ये सिर्फ ईरान ही जो है वो शिया डोमिनेटेड है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो जितने शिया वर्सेस सुन्नी मुल्क का ये झगड़ा ना हो निकल करके आ जाए। लेकिन पहले की हिस्ट्री तो ये कहती है कि वो सारे इस्लामिक कंट्री एक साथ खड़े हो जाते हैं जब युद्ध की बात होती है। ऐसा नहीं है, शिया वर्सेस सुन्नी नहीं होता, वो जब इस्लाम हो जाते हैं जब पड़ोस में होता है ना सर, घर के अंदर लड़ते हैं, लेकिन जब गुतिया से लड़ाई होती है सर, लेकिन आईआरजीसी जो है वो भयानक तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल को तो वो टारगेट कर ही रहा है। ईरानी मिसाइल जो है वो कतर में इंटरसेप्ट की गई है, वहां से खबर आ रही है। जो इजरायली एसेट हैं, यूएस एसेट हैं, जो तमाम देशों में, वहां पर इस वक्त ईरान अटैक कर रहा है। कई सारे इंटरनेशनल फ्लाइट है मिडिल ईस्ट में, वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। पूरा एयर स्पेस मिडिल ईस्ट का वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। ईरानी टेलीविजन के हवाले से एक रिपोर्ट आपको दे दूं, जितने अमेरिकन बेसेस हैं पूरे मिडिल ईस्ट रिजीम में इस वक्त ईरान के वो टारगेट पर हैं। इस वक्त वो ईरान के टारगेट पर हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और वो उसी पर लगाए हुए है कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं, एयर बेसेस, उस पर अटैक किया जाए। और जो देश है, यदि हम उनको इस तरह से कह रहे हैं कि वो देशों पर अटैक कर रहे हैं, तो वो उन देशों पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि वो देशों पर जब अटैक करेगा तो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो बात की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ सकती है कि शिया वर्सेस सुन्नी, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेगा। वो केवल एयर बेसिस को लेकर काम करेगा, धार्मिक लड़ाई में नहीं, धार्मिक लड़ाई में इसको बदलेगा नहीं। और भले ही वो धार्मिक लड़ाई रहा है, क्योंकि खामनेई के लिए लड़ाई लड़ना तो अपने आप में एक धर्म को लेकर यहूदी वर्सेस वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में वो ये गलती करने की कोशिश नहीं करेगा कि शिया वर्सेस सुन्नी हो जाए। और वो कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे और जो देश है उनके साथ खड़े हो जाए, रूस और चाइना के अलावा। तो वो अभी डेवलपमेंट होगा, बहुत तेज़ी से ये सारी गतिविधियाँ चल रही है, किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। रजा जो है वो उनको ये मौका दिख रहा है कि कैसे सत्ता परिवर्तन वहाँ पर किया जा सकता है ईरान में, और लोग क्या सड़कों पर अब आ जाए। हो सकता है कि हम देखें 2-4 दिन में, उसको भी हो सकता है कि ईरान के लोग सड़कों पर आ जाए सत्ता परिवर्तन के लिए। वो ट्रंप के लिए भी आसान काम होगा कि उस टारगेट पर वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा अभी नहीं है। आज का दिन तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कैसे किया जा सकता है। बीते 3 घंटे की रिपोर्ट मैं आपको दे देती हूँ। ये इजरायली समय अनुसार सुबह वहाँ पर समय हो रहा था तकरीबन 8:15 का, जब ये अटैक शुरू हुआ, और उसके बाद एक एक करके 30 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। ये तेहरान में थी, ये ईरान के तमाम शहरों में थी, जिसमें उन्होंने वहाँ की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। उन्होंने अयातुल्लाह खामेनेई को टारगेट किया, उन्होंने वहाँ के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया। लेकिन उसके बाद फिर ईरान की तरफ से पलटवार शुरू हुआ। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट किया, बुशरा शहर को टारगेट किया, हाइफा को टारगेट किया। यरूशलेम से भी तस्वीरें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, और हम ईरान जैसे एक आतंकवादी समर्थित देश के हाथों में न्यूक्लियर पावर को नहीं जाने दे सकते, और इसलिए या तो वो सरेंडर करें या फिर यहाँ से मृत्यु निश्चित है। बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कहा कि यहाँ से ये जंग और बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। मीनाक्षी, एक तस्वीर जरा मैं दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को। ईरान किस तरीके से हमला कर रहा है और कैसे 6 देशों पर उसने अभी तक हमला कर दिया है, उसकी एक तस्वीर जरा दिखा देते हैं। एक ईरानी जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट की गई है। यूएई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये ईरानी मिसाइल है जिसको इंटरसेप्ट किया गया है। एक एक करके 6 देशों पर अभी तक ईरान हमला कर चुका है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध के हालात है। यूएई हो, कतर हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह ईरान लगातार हमला कर रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये यूएई की तस्वीर है जहां ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है।
तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध जैसे आसार बन चुके हैं, लगातार हमला किया जा रहा है। इस बीच बहरीन की तरफ से भी ये कहा गया है कि बहरीन से द सर्विस सेंटर ऑफ द यूएस 5th फ्लीट वाज सब्जेक्टेड टू अ मिसाइल अटैक, यानी कि जो नेवी बेस है यूएस का उस पर मिसाइल अटैक हुआ। इस बात की पुष्टि वहां से लगातार की जा रही है। इसके अलावा जॉर्डन पर हमला किया गया है, इजराइल पर लगातार हमला किया जा रहा है, यूएई पर हमला किया जा रहा है, कुवैत पर हमला किया जा रहा है, कतर पर हमला किया जा रहा है। यानी जहां जहां अमेरिका के एयर बेसेस हैं वहां वहां लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अभी तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे थे, अब ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता शोएब रजा एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ईरान के द्वारा अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद कई अरब देशों में इमरजेंसी के मैसेजेस जो हैं वो लोगों के मोबाइल पर सर्कुलेट हो रहे हैं। जाहिर है चाहे मिडिल ईस्ट का वो कोई भी देश क्यों ना हो, इस वक्त संकट के बादल हर उस खाड़ी देश में मंडरा रहे हैं। लंदन में जो कतर एयरवेज जो है सऊदी अरब पर अटैक, सऊदी अरब पे भी अटैक हुआ है। ईरान ने एक साथ 7 देशों में जहां पर अटैक किया है उसमें से सऊदी अरब पर भी अटैक की खबर है। अब जब मैं ये सऊदी अरब कहती हूँ या मैं जिस भी देश का नाम लेती हूँ तो आप ये मानकर चले वहां पर चूंकि यूएस मिलिट्री बेसिस है इसलिए वहां पर ये अटैक हो रहे हैं। देखिए जो कतर के अंदर या बहरीन के अंदर किया है अटैक, वो तो कैपिटल में किया है, लेकिन मिसाइल जो है वो वहाँ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं है, वहाँ के जो सिविलियन है उनकी कैजुअलिटी हुई है। दूसरी बात, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो जितने एयर फ्लाई हैं सारे अरब कंट्रीज के अंदर करीब करीब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गए हैं। अभी खबर आ रही है कि जो गेटवे यानी कि जो हिथ्रो के पास जो दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ से कतर एयरवेज जितनी उड़ानें थी उन सबों को पायलट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रोक दिया गया है। और सबसे एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने एक चीज़ स्टेटमेंट जारी किया है कि व्हेन वी आर फिनिश्ड टू टेक ओवर द गवर्नमेंट इट इज़ योर गवर्नमेंट। ये इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि जो लोग सड़क पर थे वो सड़क पर आए और जो संस्थाओं को है वो कब्जा करें। उसी पर चाह रहे की कोशिश ये की है। सड़कों पर उतरना बहुत आसान नहीं होगा लोगों का जी। नहीं आज नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा आज नहीं होगा, लेकिन यदि डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है मिलिट्री आने वाले होंगे ईरान में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सर बहरीन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है बहरीन के बता रहे हैं कि लगातार वहां पर सायरन बजाए जा रहे हैं। वहां के नागरिकों को ये कहा गया है कि वो शांत रहें, कीप योर हेड कूल। बिल्कुल, एंड जितने भी आसपास के जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां पर वो चले जाएं। उसके बाद एक तस्वीर जो है मनामा बहरीन से ही आ रही है जहां पर ये धमाके देखे गए हैं, लगातार धुआं उठता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। यूएस एम्बेसी जो कतर में है वहां पर इशू किया गया है जो नोटिस, वो कह रहे हैं डक एंड कवर। ये यूएस सिटीजन्स को जो इस वक्त कतर में मौजूद है उनके लिए ये मैसेज सर्कुलेट किया गया है, उन्हें अलर्ट किया गया है क्योंकि थ्रेट लगातार बना हुआ है, स्ट्राइक्स हो रही हैं तो उनके ऊपर भी ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये जो नई डेवलपमेंट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल इंस्टॉलेशन बहरीन में जहां पर यह अटैक हुआ है वहां की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, यूएई से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हर्षवर्धन जी तस्वीरें बता रही हैं कि ये जंग जो अच्छा अभी एक डेवलपमेंट और हुई है। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, हमारी टीम ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इनफैक्ट आप केवल यूएई की बात क्यों करें, पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बंद करना पड़ेगा सेफ्टी के हिसाब से। बड़ी सीधी सी वजह है क्योंकि मैं शुरू में ही ये कह रहा था कि जो स्थितियां हैं ईरान को इसमें पता है कि अगर वो सिर्फ इजराइल से लड़ता रहेगा तो उसकी स्थिति और खराब, क्योंकि इजराइल उसे इंगेज करके रखेगा, आप उसमें अपनी मिसाइल मारेंगे, वो उसको इंटरसेप्ट करेगा, मार गिराएगा। एकमात्र तरीका है कि अमेरिका के एयर बेसेस को तबाह किया जाए और इसीलिए आप देखिए कि ईरान ने 2 घंटे का भी समय नहीं लिया, यानी ये लड़ाई कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन जाती, उससे पहले ही ईरान ने जो एयर बेसेज हैं अमेरिका के, जो नेवी बेसेज है उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान भी जिसको कहते हैं ना कि सुसाइडल मोड में है, उसको भी ये पता लग रहा है कि इसका हमला कितना बड़ा है। ये बहरीन में यूएस का 5th फ्लीट सपोर्ट सेंटर है जिसे ईरान ने टारगेट किया है और इसके अलावा कुवैत में, जॉर्डन में
और यूएई में यहाँ पर भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये 5th फ्लीट यूएस सपोर्ट सेंटर है जो बहरीन में टारगेट किया गया है ईरान के द्वारा। 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसके अमेरिका के नेवी बेस के लिहाज से समझें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो एक इंस्टॉलेशन कह लीजिए या उनका बेस कह लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आईजीएफ क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। इवन एट दिस मोमेंट द एयरफोर्स कंटिन्यूज टू स्ट्राइक अक्रॉस ईरान बेस्ड ऑन प्रिसाइज इंटेलिजेंस। वो अपने जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट है उस इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स लगातार ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर रही है। द ऑपरेशन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड। जब तक जरूरत होगी तब तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू किया जाएगा। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जितने भी खाड़ी देश हैं वहां पर कमोबेश एक सी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जंग की परिस्थिति बनी हुई है। इधर भारतीयों के हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दें। जो भारतीय एम्बेसी की ओर से भी कहा गया है कि पहले तो इजराइल में जितने भारतीय हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित रखें। ईरान के अंदर जितने भारतीय हैं उन तक भी समुचित सुरक्षा पहुंचेगी। उन तक भी भारत की तरफ से जो है वो लगातार संपर्क स्थापित किया जाएगा। वहां पर भी सुरक्षा पहुंचाई जाएगी। फिलहाल एक ये मैसेज जो है भारतीयों के हवाले से ये भी हमने दर्शकों तक पहुंचा दिया। सुनिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत कम समय में ये जो ईरान और का जो वॉर शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल के साथ, वो बहुत कम समय में बाकी देशों के अंदर चला गया। और जिस तरीके से ईरान ने 7 देशों के अंदर हमला शुरू कर दिया जहां अमेरिका के एयरबेस से, अब ये पूरे मिडिल ईस्ट में पूरी लड़ाई चली गई है। अब देखना है कि इसका आगे और कितना बड़ा असर होता है। क्या अमेरिका इसमें और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेता है, इजराइल हमले और तेज करता है, अमेरिका और इजराइल मिलकर और तेज हमला ईरान के ऊपर करते हैं। ईरान अपनी रक्षा के लिए, अब ईरान को पता है कि अब उसके लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका उससे अब छोड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि इराक में भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे दें। ये बड़ी खबर आ रही है। इजराइल इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग इन इराक। अब इराक की तरफ भी ये हमले किए जा रहे हैं और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन में भी कुछ एक्सप्लोजन जो हैं वो सुनाई दिए हैं। ये कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन और है। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ईरान ने तो मिसाइलों को सब छोड़ दिया बिना टारगेट के, कि जो देश मिले जिसको जहां जाना चले जाओ। अब ईरान को इस समय इराक को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? लड़ाई आपकी इजराइल से हो रही है, अमेरिका से हो रही है। आप अमेरिका के एयरबेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आता है कि 7 देशों में जहाँ अमेरिका के एयरबेस से आप वहाँ कर रहे हो, आप इजराइल पे हमला कर रहे हो, ठीक है। इराक का इसके अंदर अभी कोई बहुत लेना देना नहीं था मुझे लगता है, लेकिन अब वो बौखला गया है ईरान इस समय। उसको लग रहा है कि सब दुश्मन नजर आ रहा है। सर ये इजरायली स्ट्राइक है जो इराक की तरफ भी जा रही है। हाँ, इजराइल को भी मतलब बचना चाहिए था ना। इजराइल का टारगेट तो अभी ईरान है, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत चल रही थी वो बातचीत फेल हो गई अमेरिका की और इजराइल की ईरान के साथ। तो फिलहाल उनको ईरान तक ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे लगता है पूरा मिडिल ईस्ट इसमें आ गया है। और अगर ये लड़ाई 48 घंटे या 72 घंटे में अगर इनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती है या कोई एक तरफा परिणाम नहीं निकलता है, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बाहर भी पड़ेगी। और जिस तरीके से चीन ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से रशिया ने रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में क्या उनका दखल बढ़ेगा। तेल की कीमतें आसमान पर छूने की कीमतें तैयारी शुरू हो गई। ऑलरेडी 4% तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या चीन इसमें दखल देकर इसके मामले को रोकने की कोशिश करेगा? क्योंकि चीन डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेगी तो चीन को इसका असर होगा, तमाम देशों को असर होगा। तो जो देश तेल से परेशान होंगे बढ़ती कीमतों से, क्या वो जल्दी जल्दी युद्ध रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई युद्ध रुके और कीमतें स्थिर हो? तो अब देखने वाला होगा कि 48 से 72 घंटे में यह लड़ाई किस दिशा में जाती है। फिलहाल ये लग रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ने तय कर लिया है, या हम रहेंगे या आप रहोगे। तो कौन रहता है और कौन खत्म होता है ये होगा। और फिलहाल मुझे लगता है इसमें ईरान के खत्म होने की बात है। चीन ने आज तक कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। चीन हमेशा बचता रहा है, पीछे से जरूर सपोर्ट करेगा। नहीं, वो लड़ेगा भी नहीं। वो लड़ेगा नहीं। वो इसको लड़ने का कोई कारण ही नहीं है कि कोई लड़ने की बात। चीन कतई इस लड़ाई में इन्वॉल्व